इशू प्राइस कहाँ से आ गया? चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। वीरू और मैं हैं आपके साथ और मार्केट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि शायद जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी ओपन के इंडिकेशन दे रहा था कि आज हम ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेंगे, लेकिन वो होप फेड हुई जब प्री ओपन हुआ और उसके बाद एक्चुअल ओपनिंग भी उसी तरीके से रही। तो उसके बाद थोड़ा मार्केट इंडेक्स लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि मिड कैप में बड़ी रैली, देखिए निफ्टी इस समय डे लो के काफ़ी करीब है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए उसके एकदम उलट डे हाई पर। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आएगा आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी इस समय और एडवांस डिक्लाइन 2:1 का इस समय। तो ठीक है, दिक्कत इस समय मेनली लार्ज कैप्स में थोड़ी सी, मिड कैप और स्मॉल कैप में लेकिन मोमेंटम बहुत ही शानदार है। वीरू हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और एक्सपायरी करिए अनुज, सुबह सुबह हम बात कर रहे थे और यही बात हुई थी कि भाई थ्रेश होल्ड पॉइंट्स है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना पड़ेगा। और अनुज वो जोन जो था वो करीब करीब 25,270-80 का 90 का जो कॉलराइटर्स का जोन था वो पार नहीं हुआ। बट मोटे तौर पे अगर आप देखें तो हमने 25,150 को तोड़ा भी नहीं। तो इंडेक्स निफ्टी ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से इस क्लोजिंग में लग कैसा रहेगा? लेवल्स टू वॉच क्या रहेंगे इस आखिरी के 1.5 घंटे में? व्यू अब वही है जो मैं आज सुबह भी था। भले ही इंडेक्स चल ना पाया हो, लेकिन व्यू चेंज नहीं हुआ है कि मार्केट ने कल आपको एक तरीके से एंट्री दी, एक बॉटम बनाया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास। अब जब तक वो लेवल ना टूटे तब तक मार्केट तेज़ी का है। इस मार्केट में तब तक आपको लॉन्ग रहना है और एक स्टॉप लॉस रखना है 25,050 का सिस्टम में। ना सिर्फ ये 25,050 का सिस्टम रखकर आपको लॉन्ग रहना है, बल्कि 25,100 से 25,150 का जोन इसमें आपको और ऐड भी करना है। ठीक है, ये मार्केट में इस समय अप्रोच है मेरी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके एक्सट्रीम फेवर में है। देखिए, अगर 25,050 टूट गया तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, बाहर हो जाएंगे और क्या होगा। उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो 24,800 850 मेरे ख्याल से 20 डे में एक बार टेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट कोलैप्स करने वाली। तो ये इस सेंस में मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, अब इसमें मुझे लग रहा है कि कल ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि कल एक मार्केट ने आपको एक डर दिखाया, उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी आई। आज सुबह एक बार के लिए लगा कि आप ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, लेकिन आज एक्सपायरी थी, ऑप्शन राइटर्स ने पूरा जकड़ा हुआ था उसको, तो वो क्रॉस नहीं कर पाए हम। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से एक बार एक्सपायरी आउट द वे होगी तो हो सकता है कल मार्केट एक ब्रेकआउट दिखाए, प्रोवाइडेड 25,050 25,100 ना टूटे आज लास्ट के 1.5 घंटे में। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ऊपर से ज़रूर फिसला है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है अब। और एक पोजिशनल कंफर्ट है इसमें बैंक निफ्टी में। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि लॉन्ग रहें अब 51,000 के स्टॉप के साथ, और 51,300 टू 51,400 यहाँ पर एक बाय जोन है, एड जोन है, और एक 52,000 अगर इसके ऊपर अगर आपने निकलना शुरू किया तो मुझे लग रहा है कि फिर वो जो डिफरेंशियल रह गया है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई हिट करने का, वीरू, वो भी हिट होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, लेकिन वीरू आज एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी। आज हमने जो सुबह सुबह एक व्यू लिया था कि आज सीमेंट का दिन हो सकता है, वो प्ले आउट हुआ। तो आई थिंक अगले कुछ दिन तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। देखिए, सुबह एसीसी की बात हुई थी, अब ऑलमोस्ट 4% ऊपर है ये स्टॉक, पूरा का पूरा पैक अच्छा कर रहा है। तो आपको ना इसी तरीके से सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे अगले कुछ दिन तक, और उनमें मेरे ख्याल से पोजीशन बनानी होगी, तो वो आपको अच्छा रिवॉर्ड देंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हो गई बात निफ्टी की, चेक कर लिया हमने। निफ्टी बैंक की बात हो गई, और कुछ दिनों तक सेक्टर्स पर फोकस कीजिए, जैसे कि आज स्पॉटलाइट में एसीसी का उल्लेख भी किया गया था, और सीमेंट इटसेल्फ अगर आप देखें आज सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर स्पेस, याद रखिएगा। मैं एक दो स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे, उसके बाद हम जानेंगे इस कार्यक्रम का क्रम और कुछ बिग स्टॉक, बिग ट्रेंडिंग स्टॉक। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा एक बार इंडियन होटल्स 2% ऊपर और एट 675। अभी अभी इसने लास्ट वीक का इवन 23 अगस्त का स्विंग हाई काटा है। लुक एट ओआई एडिशंस, करीब 2.25% ऊपर। नज़र रहेगी इस क्लोजिंग में एक इंडियन होटल्स के ऊपर। ये पहला स्टॉक जो कि मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अच्छा मूव है। उसके बाद आपको याद होगा आज जब हम ओपनिंग कर रहे थे, अनुज ने मार्क किया था आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस तीनों, और एमजीएल का जो जिसे कहते हैं थ्रेश होल्ड पॉइंट, वो है करीब करीब 1,900 रुपये के आसपास। इसमें स्क्रीन पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है,
स्पेशली जो शॉर्ट आए थे सितंबर में वो लगातार कवर हो रहे हैं। 0.8% ओवाई शेड हुआ है। स्टॉक अपनी मल्टी मंथ यानी 30 जुलाई के बाद की जो पूरी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको क्रॉस करने के बेहद नज़दीक है। तो पहला हो गया इंडियन होटल्स, दूसरा हो गया आपका MGL और तीसरा स्टॉक में रखना चाहूँगा ऑटो बास्केट से, दैट्स हीरो मोटोकॉर्प एट 5784। मैं स्क्रीन पे मार्क कर रहा हूँ एग्जैक्टली 2:04 पे, और इसने अभी अभी अपना 1 जुलाई का स्विंग हाई काट लिया है। हल्का सा प्रेशर जो है वो परसिस्ट करता है 58, 80 और 90 के जोन में, जो कि जून 2024 का स्विंग हाई है। बट जिस प्रकार का ओ एडिशंस है, ऑप्शंस के स्टैट्स हैं, ये 3 स्टॉक्स इस वक्त काफ़ी फेवरेबल लग रहे हैं। याद रखिएगा, नॉट ए बाय कॉल, सिर्फ स्टैट्स। अनुज, कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और इस कार्यक्रम में आज का क्रम। पहले कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद आज के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पर आएंगे। इंडेक्स में सबसे ऊपर टाइटन 3.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 1.5% ऊपर, विप्रो 1% ऊपर और डिवीज लैब्स ये भी करीब करीब 1% ऊपर। आउटसाइड द इंडेक्स F&O स्टॉक्स में बॉश आज का टॉप गेनर 4.5%, सिंजीन सुबह से इसकी बात हुई है ये भी 4.5% ऊपर, लॉरस लैब्स 4% के मूव्स यहाँ पर, और LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए 3 दिन से इसमें ट्रैक्शन है। जब से वो बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक का IPO ओपन हुआ तब से एक व्यू लिया गया कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। 0.25% की रैली यहाँ पर है। लूजर्स में नेस्ले, ब्रिटानिया, बजाज ऑटो और सिप्ला इंडेक्स में से खासतौर से FMCG नामों में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। और आउटसाइड द इंडेक्स चंबल फर्टिलाइजर्स में बड़ी डिक्लाइन है। डिक्सन टेक 2.5% नीचे, बेल 2.5% नीचे और पॉलीकैब ये भी करीब करीब 0.25% नीचे। चलिए अब आपको बताते हैं आज हमारे साथ पैनल में कौन कौन होगा। JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोहता जुड़ेंगे आज मार्केट फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ एज ऑलवेज होंगे गाबा सर, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, सचिदानंद उत्तेकर, शिल्पा राउत और रुचित जैन। 2:30 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ सीएट के MD एंड CEO अर्नब बनर्जी जुड़ेंगे। 2:30 पर यतिन से जानेंगे कि सीमेंट शेयर में आज इतनी ज़ोरदार तेज़ी क्यों है। 2:35 पर कंचन को जोड़ेंगे और जानेंगे कि आज के अभी जो एक नया IPO आ रहा है विंग गार्डगिल का, उसके हिसाब से ज्वेलरी कंपनियों में क्या कंपेरिजन्स रहेंगे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ेंगे। 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स पर फोकस। 3:10 पर BTST STBT ट्रेड्स लेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की, और अब हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो चुना है में से जो एक्चुअली वीरू ने निकाला है वो स्टॉक इंडियन होटल, रेसिस्टेंस यहाँ पर नहीं है। 671 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक को, करीब 665 का, ज्यादा नहीं, कुछ 7 रुपए 6 रुपए का। ये टारगेट मुझे लगता है 690 तक है, वहां तक जाना चाहिए। 700 की तैयारी कर रहा है इंडियन होटल। ओके, इंडियन होटल्स 672 पर आपका ट्रेड है सर। यहाँ पे 672.55 पे आपने मार्क किया, काउंटर डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम है इसमें 676 पे इसका आई थिंक रोलिंग यानी फ्यूचर्स आके ट्रेड करते हुए पहला ट्रेड हो गया यहाँ पे। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान है ल्यूपिन पे। ल्यूपिन अभी 230506 फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अभी एक अच्छा खासा बेस है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल ट्रेड है, तो यहाँ पे 2295 के स्टॉप लॉस से ल्यूपिन पे लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 2335 से लेके 2350। ओके, ल्यूपिन पर लॉन्ग करिए। ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक इस समय। सचिन गुड आफ्टरनून। सचिन, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर मुझे लग रहा है कैनफिन होम का स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव होते हुए नजर आया है। जिस तरीके से डेली एंड वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है जल्दी अच्छा मोमेंटम इसमें एक्सटेंड होना चाहिए। 895 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 920 तक की हेडरूम ट्रेडिंग के लिहाज से अवेलेबल है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 946 के आसपास प्लेस्ड है, बट खरीदारी करनी है करंट लेवल से भी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 892 पे लगाना है ऑन द फ्यूचर्स। ओके, कैनफिन होम्स जहाँ पे स्क्रीन पे कभी छोटे दर्जे की शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, OI 0.31% शेड हुआ है, 89750 पे ट्रेड करता हुआ। रुचित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैश बेस्ड स्टॉक रहेगा
रहेगा आज डीमार्ट जिसमें खरीदारी की सलाह है। सो एक क्लीन ब्रेकआउट है स्टॉक पे। अगर आप पिछले 2 बार देखेंगे तो स्टॉक जब भी ये 5200-5220 के आसपास आता था तो वहां पे एक हर्डल रेजिस्टेंस चेक कर रहा था, बट आज वो ब्रेकआउट हुआ है। सेकेंडली वॉल्यूम्स देखेंगे तो एवरेज के कंपेरेटिवली में वॉल्यूम्स भी डिसेंट है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि डीमार्ट में एक मोमेंटम रिज्यूम हुआ तो एक अच्छा मूव आ सकता है। तो 5150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 5420 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं मानस के पास। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, जीएनएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स तो पहले से ही बन रहे थे। आज हमें जीएनएफसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जीएनएफसी में 694 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 725 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहे तो 710 का कॉल ऑप्शन जीएनएफसी का लिया जा सकता है। 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 15 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए, तो जीएनएफसी ये होगी मानस के पिक का। आशीष चतुर्मोता भी हैं हमारे साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपका प्रेफर्ड आइडिया, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है, पोर्टफोलियो में है या नहीं, ये भी बता दीजिए। गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, हमें जो पसंद है निफ्टी 50 स्टॉक में बजाज फिनसर्व लिमिटेड काफ़ी पसंद है, और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक अब हमारे पोर्टफोलियोज में भी है। दोनों ही डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज जो हम रन करते हैं उसके अंदर में हमने पोजीशन ली है। सबसे पहली बात तो अनुज, अब इस स्टॉक के बारे में फंडामेंटली तो खैर हम बहुत कुछ जानते हैं, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है फ्लाइट टू सेफ्टी इस बाजार के अंदर में देखने को नजर आ रही है। चाहे आप बजाज फिनसर्व की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले एवेन्यू सुपरमार्केट्स की बात हो रही थी, या इस तरह के स्टॉक में टाइटन ने नया 52 वीक हाई बनाने की एक तैयारी अब कहीं ना कहीं शुरू कर दी। तो क्लियरली एक फ्लाइट टू सेफ्टी बाजार के अंदर में नजर आ रही है। क्वालिटी की तरफ बाजार का फोकस जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जहां तक के बजाज फिनसर्व की बात है, 2021 के टॉप पे स्टॉक ऑलमोस्ट 8 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था, और आज हमें यही स्टॉक 4.9 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जनरल इंश्योरेंस के साथ साथ अब एएमसी बिजनेस भी इस बिजनेस का पार्ट है, और ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस लिमिटेड के अंदर में इनकी होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी देखी गई है। पर अभी हमें लगता है कि जो एएमसी का बिजनेस है वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी, क्योंकि बाजार के अंदर में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो 60 लाख करोड़ का एयूएम है एएमसी का, वो ऑलमोस्ट 100 लाख करोड़ एयूएम की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, जिसका बेनिफिट सभी लिस्टेड जो एएमसी कंपनी से उनको मिलेगा। तो ऑल इन ऑल मेरा मानना है कि ये जो 4 साल का ब्रेकआउट बजाज फिनसर्व में हुआ है, इसका बेस कहीं ना कहीं 1780-1800 के आसपास बना है, और इस ब्रेकआउट को ये स्टॉक सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में 2300 से 2400 तक की ट्रेजेक्ट्री बजाज फिनसर्व लिमिटेड के स्टॉक में हमें देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बना हुआ है। ओके, और देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या स्ट्रॉन्ग मूव इस वक्त आता हुआ बजाज फिनसर्व में, और ये लास्ट वीक का टॉप परफॉर्मर भी था। 1865 पे ये पोजिशनल ट्रेड है, और एग्जैक्टली बाय ट्रेड, मतलब इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नहीं है। अच्छा, मैं अभी लौटूंगा, कुछ ट्रेड को स्पॉट करते हैं, उसके बाद कुछ और डिस्कशन करेंगे अनुजर में, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ सचिन, आपने जो कैनफिन होम्स का ट्रेड प्लेस किया स्क्रीन पे, रिकमेंडेशन दी ना, इसी सेक्टर में जो ये मोमेंटम है उस पर LIC हाउसिंग फाइनेंस ने आज अपने सारे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को पार किया। अब दोनों की प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल सा क्रिएट हो गया है। आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को कैसे रीड कर रहे हैं, और अगर सेकंड थॉट आपको एक LIC हाउसिंग फाइनेंस को देना हो तो वो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट रहा है। इनफैक्ट कैनफिन होम्स में लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी, एंड कहीं जाकर वो काउंटर अपने एक सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन रहा है। LIC में हाल फिलहाल में ही एक काफी अच्छा डिक्लाइन नजर आया था। 830 लेवल के आसपास से 600 के आसपास का एक करेक्टिव कंप्लीशन हुआ है, और उसके बाद ये पुल बैक जनरेट हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर सस्टेन होना काफी इंपॉर्टेंट होगा अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर। तो फिलहाल इसने एक चाल बनाई है पिछले हफ्ते में, बट आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की भी क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अगर ये सस्टेन हो जाता है तो आई थिंक एक अच्छा बेस शिफ्टिंग का साइन होगा, लगभग अराउंड 688 के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से मोमेंटम लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 765 780 के टारगेट के लिए। जी, तो ये हो गया LIC हाउसिंग फाइनेंस। हमने सेकंड थॉट लिया इस पे। आज सुबह अनुजर में बात भी कर रहे थे केमिकल पे, मैं केमिकल पे पूरे पे आऊँगा, बात करेंगे अभी कुछ देर में, लेकिन उससे पहले एक ट्रेड स्पॉट कर लेते हैं। शिल्पा जी, 624.10 UPL, और UPL अब एक मेरे ख्याल से
वीकली पर, डेली पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जनरेट कर रहा है मैम। आपका टेक यूपीएल को इस हफ्ते के लिए, यानी आज के लिए, कल के लिए या फिर नेक्स्ट वीक के लिए आप कैसे अप्रोच कर रही हैं? जी वीरेंद्र जी, यूपीएल में एक्चुअली 600 के ऊपर जैसे स्टॉक गया था, हमने इसको रेकमेंड किया था। 620 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10-12 रुपए में तब था, वो ऑलरेडी आज यहाँ पे 18 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका ऑलमोस्ट एक टारगेट हो गया है। लेकिन ये जो अभी मूव आया है 620 के ऊपर, ये अगेन एक फ्रेश ट्रैजेक्टरी है जहाँ पे अपसाइड मूव टूवर्ड्स 660 से लेके 680 तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग ले सकते हैं, 600 का ही स्टॉप लॉस रखिए। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो मुझे लगता है अब आप यहाँ पे 630 का कॉल ऑप्शन जो रफली 13 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपये का रखिए। ये व्यू भी अगर सही जाता है तो ये क्विकली आपको 22 से लेके 26 तक ट्रेड करते मिलेगा। अनुज, मतलब यूपीएल का मैं प्रश्न शिल्पा जी से इसलिए पूछ रहा था, ये मतलब ये और नवीन फ्लोरिन स्पेशली यूपीएल सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक थे, और अब जब ये स्पेस भी आकर, मतलब जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स की कैटेगरी थी, इतना बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, वीकली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जनरेट कर रहे हैं, क्या अप्रोच रखें पूरे केमिकल पेस पर? बिल्कुल, देखिए वीरू, आई थिंक हफ्ते पहले हमने एक व्यू ये लिया था कि अब यहाँ से केमिकल्स की एक बास्केट बनाइए, क्योंकि किसी दिन कोई केमिकल स्टॉक चलेगा, किसी दिन कोई केमिकल स्टॉक चलेगा, और आप एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं कर पाएंगे। यूपीएल पे तो खैर मैंने उस दिन भी व्यू लिया था जिस दिन आई थिंक 2 हफ्ते या 2 या 3 हफ्ते पहले भी इस पर व्यू लिया गया था, और यूपीएल सबसे स्ट्रांग भी है केमिकल बास्केट में। बाकी एसआरएफ भी स्ट्रांग है, नवीन भी स्ट्रांग है। आई थिंक यहाँ पर वीरू अभी भी मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगले 2 हफ्ते में मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली प्ले आउट होगी। ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली प्ले आउट हो चुकी है, लेकिन मार्केट अगले 2 हफ्ते प्ले आउट करेगा इस रेट कट के थीम को, जिसमें सबसे ऊपर ऑब्वियसली आईटी, मेटल्स और कमोडिटीज़ आते हैं, और केमिकल्स को एक एडेड बेनिफिट मिल रहा है चाइना के स्लो डाउन का। चाइना में इस समय मैसिव स्लो डाउन है चाइना में, और वो जो चाइना +1 थीम है यही प्ले आउट हो रही है इवन टेक्सटाइल्स में, और कुछ हद तक केमिकल्स जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, लेकिन केमिकल्स में मूव्स अच्छे हैं। और विद इन केमिकल्स जो सबसे ज़्यादा बीटन डाउन पॉकेट्स हैं, सबसे ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, वो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया, अतुल हो गया, एसआरएफ हो गया, यूपीएल हो गया। यूपीएल एक समय पे कहाँ आई थिंक ऑलमोस्ट 4 डिजिट का स्टॉक हुआ करता था, तो उस हिसाब से वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाइंग है अगेन। लेकिन आपको रखनी होगी इसमें एक बास्केट अप्रोच, तभी काम चलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये तो हो गई बात केमिकल बास्केट की। एक सचिन के पास कॉल आई है, जरा सचिन के पास चलते हैं। सचिन बताइए क्या पिक किया आपने? अनुज जी, इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर बास्केट में से ही एक स्टॉक मेरे ध्यान में है, जो है अतुल लिमिटेड। एक काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर पिछले 3 हफ्तों से नजर आया है। एक क्लासिक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है, एंड जिस तरीके से इसका ऑप्शंस डेटा है, जैसे ये स्टॉक 8020 के ऊपर निकल जाता है, उसके बाद मुझे लग रहा है एक मेजर मोमेंटम ऑन अ डायरेक्शनल बेसिस यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हेडरूम लगभग अराउंड 8340 तक नजर आ रही है। सो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी अतुल लिमिटेड के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा छोटा ही लगाना है। जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हो रहे हैं, तो आई थिंक 7965 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग डिप्लॉयज किए जाते हैं 8360 के टारगेट के लिए। ओके, अतुल लिमिटेड पे बाय कॉल आपका 8009 पे, और जैसे कि हमारी पूरी केमिकल स्पेस से पहले बात हुई, वो भी आपको शायद सुबह भी हम कर रहे थे, वो भी जहन में रखिएगा। मीनवाइल आप चलते हैं पीवीआर के ऊपर। सुबह डिस्कशन हमारा हुआ था यहाँ पे, बट एक पीएमएस फंड मैनेजर के पर्सपेक्टिव से क्या व्यू है? आशीष चतुर्मोता जी, 1578 एक बहुत बुरे फेज से पीवीआर बाहर निकल के आया, और मैं चार्ट्स पे कुछ अच्छे क्रॉसओवर्स देख रहा हूँ। पीवीआर ये जस्ट है, आई थिंक एक स्विंग है, या फिर आप इसको मतलब 3-2 की जो एक अच्छी सक्सेसफुल अगर आप देखें अब तक रही है, बीते 20-21 महीने 21 दिन का कलेक्शन 490 करोड़ के आसपास, ये वन टाइम स्विंग है या फिर आप इसको कुछ वेटेज दे रहे हैं? तो बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए अभी तक इसमें हमने कोई क्लियर ट्रेंड की अभी गुंजाइश हमारे को कम बन रही है। डेफिनेटली
3.2 की एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद हमने देखा कि एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रुझान ऑब्वियसली पीवीआर में आया, बट कहीं ना कहीं अभी इस ट्रेंड को स्टैब्लिश होने में थोड़ा समय लगेगा, और इसके चलते मुझे लगता है ये जो स्विंग अभी हम देख रहे हैं ये मोर ऑफ अ पुल बैक स्विंग है, जिसके अंदर में स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम कई जमानों से बनाता हुआ चल रहा है, और शायद इस मूव में भी हो सकता है आपको 1750 तक के लेवल देखने को नजर आए। तो एज अ ट्रेडिंग बेट डेफिनेटली एक अच्छे पुल बैक देखने को नजर आ सकते हैं, बट एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि थीसिस के अंदर में भी एक काफी चैलेंज, और जब तक कि इसके अंदर एक क्लैरिटी नहीं आएगी मैं समझता हूँ कोई लॉन्ग टर्म बेट इस समय लिया नहीं जा सकता। मीन भाई एक बजरा लेकर आइए वो प्रीमियर एनर्जीज वाला स्टॉक परसों जो लिस्ट हुआ था और 16% ऊपर। आशीष अप्लाई किया था क्या आईपीओ में या फंड में लिया क्या लिस्टिंग के बाद? नहीं अनुज, बिल्कुल इसको मिस कर दिया हमने, और ये एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल आईपीओ रहा और काफी पसंद भी था, बट क्योंकि कुछ कारणों से कुछ क्राइटेरिया हमारे मीट नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते हमने इसको स्किप किया। बट डेफिनेटली कंपनी काफी अच्छा कर रही है और एक रडार में है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के जो नंबर्स हैं, ऑपरेटिंग नंबर्स है, वो काफी स्ट्रांग है, बिजनेस सेगमेंट में काफी ग्रोथ है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इस समय पे क्योंकि एक रैली मिस हो चुकी है, तो देखते हैं, बट ओवरऑल एक पॉजिटिव रडार पे इस स्टॉक को रखा जा सकता है। ओके 17% ऊपर इस समय। यूपी सरकार से आज इनको एक ऑर्डर भी मिला। चलिए अब कॉर्पोरेट स्कैन में एक टायर कंपनी से बात करते हैं। सीएट के मैनेजमेंट से 8 महीने में पहली बार रबर की कीमतें 7% तक कम हुई हैं। कच्चे तेल के दाम भी इस साल के निचले स्तर पर पहुँचे हैं। अब इससे कुछ राहत मिली है, हालांकि इस साल रबर के दाम 50% तक बढ़े हैं। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अर्नब बनर्जी जुड़ गए हैं। अर्नब जी गुड आफ्टरनून। कुछ रिलीफ मिला है आपको डेफिनेटली पिछले 2 हफ्ते में रॉ मटेरियल प्राइसेस में, लेकिन ओवरऑल क्या ट्रेंड रहा है और अब तक बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट रहा है इसका? रॉ मटेरियल प्राइस स्पेशली नेचुरल रबर जो इंडिया में उत्पादन होती है उसका काफी प्राइस बढ़ गया था, फ्रॉम 150-160 रुपीज पर केजी इन Q4, वहां से 240-50 तक गई थी। अभी थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं अबाउट 30-35% अभी भी ऊपर है। सो इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल प्राइस, सिंथेटिक रबर, इंपोर्टेड रबर में भी ओवरऑल आरएमसी जो बास्केट होता है उसमें वी हैव सीन लॉट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, और उसके मुकाबले आपके प्राइसिंग कैसी रही है? क्या नेट मार्जिन पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा या फिर पूरा पास थ्रू रहा है? नहीं, पूरा पास थ्रू तो हुआ नहीं है, बिकॉज पहली बात ये है कि ओईएम बिजनेस जो हमारी रहती है उसमें एक क्वार्टर के गैप में हमको इंडेक्सेशन के बेसिस पे प्राइस इंक्रीज मिलता है। सो Q1 में कुछ नहीं मिला, Q2 में मिला। रिप्लेसमेंट मार्केट में अभी वेरियस कैटेगरीज में हम 3 से 4% प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं, बट वो अभी तक इनएडिक्वेट है, हमें और प्राइस इंक्रीज लेनी है। सितंबर महीने में करीब 1 और % प्राइस इंक्रीज होगी। सो अभी भी गैप है, पूरा पास थ्रू नहीं हुआ है। सो ओवरऑल आपने देखा है Q1 में थोड़ा मार्जिन हमारा कम हुआ था, Q2 में भी मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहेगा। ओके, Q2 में जो मार्जिन प्रेशर है वो कंटिन्यू करेगा। अरे जी, अब आते हैं एक और जो चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा बातचीत पूरे ऑटो में हो रही है, वो है काफ़ी इन्वेंट्री खड़ी हो गई है एंड क्लोजर टू फेस्टिवल सीजन आई थिंक ये थोड़ा सा खल रहा है। आपने अभी रिप्लेसमेंट मार्केट की बात करी, बट अब ये जो इन्वेंट्रीज डेवलप हो रही हैं या फिर बिल्ड हो रही हैं, इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? और बहुत सारे डिस्काउंट्स भी दे रही हैं कंपनियां, तो ये इन्वेंट्री कब तक क्लियर हो जाएंगे, इस पे आपका कयास और डिमांड एनवायरनमेंट स्पेशली क्लोजर टू फेस्टिवल सीजन कैसा रह सकता है? आपने शायद ओईएम बिजनेस के बारे में बात किया, एंड ओईएम के अंदर में भी पैसेंजर कार सेल्स की बात की, जहां पे इन्वेंट्री पाइल अप हुई है एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशंस रेट काफी लो है। कमर्शियल व्हीकल में भी ग्रोथ नहीं है, बट टू व्हीलर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। ओईएम, सारे ओईएम बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ है, बट अभी भी टू व्हीलर इंडस्ट्री 2019 वाला जो फिगर है प्री कोविड, वो लेवल पे अभी आ रही है ये ग्रोथ के बाद। सो हमारा सीएट का जो ओईएम बिजनेस है वो 25-27% तक का है। ये इतना इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा, ये सीएट का ओईएम बिजनेस के ऊपर। एंड हमारे को इम्पैक्ट थोड़ा दूसरी तरफ से आएगा, बिकॉज अपना
मार्केट शेयर पीसीआर में कम था और अभी काफी सारे मॉडल्स में हमारा फिटमेंट आने वाला है। सो दो ओवरऑल मार्केट स्टैटिक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अच्छा ग्रोथ इन पैसेंजर, टू व्हीलर एंड मॉडरेट ग्रोथ इन कमर्शियल व्हीकल ओईएम बिजनेस में। रिप्लेसमेंट में डिमांड कंप्लीटली डिफरेंट है, हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ है टू व्हीलर में, पैसेंजर एंड कमर्शियल में भी सिंगल डिजिट स्ट्रॉन्ग, प्रेटी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और उसका फायदा हमको रिप्लेसमेंट बिजनेस में मिला है। क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में भी मिलेगा। ओके, तो ओईएम में जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, स्पेशली टू व्हीलर्स अच्छा कर रहे हैं, इस वक्त पैसेंजर में थोड़े चैलेंजेस हैं। सर ये जो प्रीमियम टायर्स कैटेगरी होती है वो कैसा कर रही है इस वक्त, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिएगा। प्रीमियम टायर्स स्पेशली आप पैसेंजर सेगमेंट देखोगे 4 व्हीलर्स पे, तो प्रीमियम टायर्स का जो सेलियंसी है, जो सेल है, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है बिकॉज 50% नए व्हीकल्स जो है वो एसयूवीज है। एसयूवीज में ज्यादा बड़े रिम साइज के टायर्स लगते हैं जिसे हम प्रीमियम टायर्स कहते हैं। उनका मार्जिन प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है और सारा गेम जो मार्केट शेयर का है वो ये प्रीमियम टायर के ऊपर प्ले होगा। और सीएट की जहां तक हम लोग हमारी स्ट्रेटजी हुई, अपने क्राफ्टेड फॉर द क्यूरियस कैंपेन देखा होगा, वो कैंपेन में हम इन्वेस्ट करते रहेंगे और ये प्रीमियम टायर के ऊपर आधारित है। डीलर एडुकेशन, डीलर लेवल पे जो हमारा डिस्प्ले एंड एडुकेशन एंड सेलिंग करना है उस पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। और ओई फिटमेंट में भी जहां तक बड़ी गाड़ियां हैं जो अभी 50% है एसयूवी बड़े गाड़ियां, उस उधर भी हायर फिटमेंट सीएट का आपको देखने मिलेगा। सो प्रीमियम टायर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। टू व्हीलर पे भी प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। जो 150 सीसी प्लस बाइक्स है उनका शेयर ओवरऑल बास्केट में बढ़ रहा है व्हीकल पार्क में। और एक ऊपर से 2-3% सेल्स मोटरसाइकिल स्टील रेडियल्स में भी आने लगा है, जो क्रूजर बाइक्स हैं, जो हाई पावर्ड बाइक्स है। और इसमें ओई फिटमेंट के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं और बाइकर कम्युनिटीज के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। ओके, अच्छा, एक आपका इशू था कंटेनर अवेलेबिलिटी को लेकर, स्पेशली जो इंपोर्ट्स के मामले में रबर के, वहाँ सिचुएशन बेटर हुई है क्या अभी? वहां पे सिचुएशन ईज आउट हो रहा है। कंटेनर अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम अगस्त में जुलाई के मुताबिक कम रहा और सितंबर में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लगभग सॉल्व हो जाना चाहिए, बिकॉज वो जो चाइनीज गुड्स का ट्रैफिक बढ़ गया था टुवर्ड्स यूएस बिकॉज ऑफ सम ड्यूटीज, वो अभी खत्म हो गया और डेट पार हो चुका है। सो बट फ्रेट रेट अभी भी हाई है। यूरोप के फ्रेट रेट्स प्री क्राइसिस फ्रेट रेट्स के 4 टाइम्स है। अमेरिकाज, लैटिन अमेरिकाज के फ्रेट रेट 2.5 to 3 टाइम्स है। एशियन नियर मार्केट जैसा दुबई हुआ, साउथ ईस्ट एशिया हुआ, यहाँ के फ्रेट रेट में मॉडरेशन आई है। तो और 1-2 महीने के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रेट रेट भी थोड़ा ईज आउट होगा। ओके अर्नब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए। प्राइसिंग को लेकर, ओईएम मार्केट को लेकर, रिप्लेसमेंट मार्केट को लेकर, प्रीमियम जो टायर सेगमेंट है वो कैसा कर रहा है, सभी पे अपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रनिंग क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। चलिए अब लौटते हैं मार्केट्स पे एक बार फिर से। और इस वक्त निफ्टी वो जो झाड़ूपन अभी भी कायम है, बट 25,155 की तरफ आता हुआ निफ्टी बैंक अभी एग्जैक्टली वहीं पे अटका हुआ है, 51,444। अनुज, लग रहा है कि आज की ये एक्सपायरी जा रही है 25,200 के कॉल पुट राइटर के पास। हाँ, लग रहा है कि इस समय थोड़ा सा पुट राइटर्स के जोन में मुझे लग रहा है वीरो 25,120 और 25,100 के करीब का सपोर्ट है। यहाँ पर अगर सपोर्ट यहाँ पर नहीं रुके अगर हम, तो शायद एक्सपायरी थोड़ा सा प्रेशर डाल सकती है मार्केट के ऊपर। हालांकि एक चीज़ है, मैं एक बात देख रहा था कि यहाँ पर किस तरीके का बिल्डअप है। 25 ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 25,150 के पुट में अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, करीब करीब 3 करोड़ का। और उसके बाद 25,100 में भी करीब करीब ओपन इंटरेस्ट आपका 2.5 करोड़ का है। और 25,100 पुट तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। 25,150 का भी पुट राइटर का जो कॉन्फिडेंस है, देख के लगता नहीं है कि वो पुट राइटर इतनी आसानी से उसको छोड़ने को तैयार है। लेकिन थोड़ा सा अगर ये यहाँ नहीं रुका तो मार्केट में दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज अगर आपको इस एक्सपायरी के प्रेशर की वजह से
125 110 के आसपास मिल जाएगा निफ्टी, तो वापस एक एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि इन दैट केस आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपका रिस्क करीब 125 पॉइंट का और रिवॉर्ड 300-400 पॉइंट का। आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ा प्रेशर है ये मार्केट के ऊपर। उसका कारण पता क्या है मेरी कॉन्फिडेंस का? अगर मार्केट वाकई में वीक होता है ना, तो एडवांस डिक्लाइन इस तरीके का नहीं होता और मिड कैप इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर नहीं होता। अगर मार्केट वाकई में वीक होता तो वो आपको ब्रेथ में रिफ्लेक्ट होता। ब्रेथ बहुत स्ट्रांग है मार्केट की, तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ एक एक्सपायरी इशू है इस समय। ओके, सिर्फ ये अभी एक्सपायरी इम्पैक्ट है, और जो बाय रेंज आपको बताई गई है अभी इस कमेंट्री में, उस पर फोकस कीजिएगा। स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे ही हैं, और उस 150 की पुट के बारे में हम डिस्कशन भी कर रहे थे अभी। अच्छा आशीष, अभी आपने सीएट की मैनेजमेंट को सुना। सीएट ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, हालांकि बैकफुट पे आ गया। आप लोगों ने टायर स्पेस में क्या इंक्लूड किया हुआ है अपने पीएमएस में? क्योंकि अपोलो ने बहुत अच्छा स्विंग दिया। आई थिंक एक बार डायरेक्टर साहब अपोलो का टायर का चार्ट रखिएगा। अपोलो टायर्स 511, ये मेरे ख्याल से CY24 में, और इवन आई थिंक CY13 में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था इसने। 22 से लेकर अब तक लगभग ये 200 रुपये का स्टॉक 560 तक का मूव देके आया। आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है सीमेंट ये टायर्स पे, और क्या इंक्लूड किया हुआ अपने पीएमएस में आपने? नहीं तो बिल्कुल ऑटो पूरा स्पेस ही वीरेंद्र काफी पॉजिटिव है। चाहे आप ऑटो कंपनीज की बात करें, ओईएम्स की बात करें, चाहे आप टायर्स की बात करें या एंसिलरी स्पेस की बात करें, इनमें बहुत अच्छी ट्रेंड देखने को मिलेगी। और अभी आपने जैसे मैनेजमेंट को सुना, उन्होंने कहा 2019 के जो प्री कोविड के लेवल थे, डिस्पाइट एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बावजूद अभी तक हम उन नंबर्स को नहीं छू पाए, और इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस में तो अभी भी हम उन नंबर से काफी दूर है। तो क्लियरली एक इसका मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि रूरल स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये कंपनीज काफी बेनिफिट करेगी। और हमें लगता है ऑटो एंसिलरीज इनमें काफी अच्छा स्पेस पे रहेगी। तो एज अ डिस्क्लोजर पर स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में गैब्रियल जो है वो हमारे पोर्टफोलियो में, मदरसन सुमी, ये स्टॉक जो इस पूरे स्पेस में ऑटो एंसिलरी में, ये दो कंपनियों को का हमारे पोर्टफोलियो में जगह। और साथ ही साथ ऑटो की बात करें तो वहां पर पे मारुति, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, ये कंपनीज हमने हमारे पोर्टफोलियो में जगह बनाई है। जहां तक कि टायर की बात है तो टायर में थोड़ा सा सिक्लिकलिटी ज्यादा होती है, और इस समय पे आप देख रहे हैं पीक मार्जिन्स 14% के आसपास है, जो कि जनरली पीक मार्जिन्स के तौर पर देखा जाता है। तो जनरली सिक्लिकल स्टॉक को पीक मार्जिन पर अवॉइड करते हैं, जिसके चलते हम अभी टायर स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए। स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए। अच्छा गाबा सर, इंडियन होटल्स आपने चूज़ किया था जब शो की शुरुआत हुई थी एज योर कॉल। ऑलमोस्ट डे हाई पर अभी ये स्टॉक इस समय, और ऑल टाइम हाई पर भी है ऑब्वियसली ये स्टॉक। पोजिशनली क्या लग रहा है, ये क्या 4 डिजिट की तरफ बढ़ रहा है पोजिशनली? प्लान तो वही है। अगर हम देखें इंडियन होटल का जो चार्ट 120 से 700 तक का ये मूव देखें, इसमें करेक्शंस आए हैं करीब 3-4 महीने के, वो साइडवेज करेक्शन है, शैलो करेक्शंस, और फिर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब जो देखा है हमने 600 के बाद का मूव देखा है, इसमें शैलो करेक्शन भी नहीं है। जो करेक्शंस आए वीक करेक्शंस है, तो इस वीक करेक्शन में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो अब तो ट्रेड 672 का जा रहा है। नॉर्मल पोजीशन टारगेट 1000 के होने चाहिए, तो उसे जब भी कोई डिप मिलता है एक बाइंग का मौका रहेगा इंडियन होटल से। ब्यूटीफुल स्टॉक, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। चलिए अब आज सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं। आज अच्छा उछाल है। एसीसी टॉप गेनर है, जिसने आज सुबह बात भी हुई थी इसकी हालांकि, लेकिन क्या सितंबर में सीमेंट महंगा होगा, ये डिटेल बताने के लिए यतिन जुड़ गए हमारे साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्यों है रैली इस समय? तो देखिए, सीमेंट शेयरों की बात करें तो यूजुअली जो पहला हफ्ता होता है हर महीने का, वहाँ कोशिश सीमेंट कंपनीज करती हैं कि कॉस्ट को और जो सेलिंग प्राइस है इसको एडजस्ट किया जाए। और कहीं ना कहीं जो अगस्त के मिड में आपने एक प्राइस हाइक देखी थी 10 से 15 रुपए की, वो बाजार ने अब्जॉर्ब कर ली। उस अब्जॉर्प्शन के बाद अब फिर से एक बार सीमेंट कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि सितंबर के महीने में एक 10 से 20 रुपए के बीच में ऑन एन एवरेज ऑल इंडिया बेसिस पे सीमेंट के दाम बढ़ाएं। काफ़ी सारे एरियाज़ में और डीलरशिप्स में ये फीडबैक मिल रहा है कि जो सीमेंट के दाम है वो बढ़ते हुए नज़र पड़ रहे हैं, और शायद अगर ये सीमेंट की प्राइस है कि अब्जॉर्ब हो जाए तो काफ़ी राहत रहेगी सीमेंट कंपनीज़ के मार्जिन के लिए, क्योंकि क्रूड और दूसरी जो एनर्जी कॉस्ट है वो काफ़ी कम हुई है। तो कॉस्ट साइड पे चीज़ें नीचे जा रही हैं और सेलिंग प्राइस में थोड़ा बहुत आपको मार्केट बॉइंट दिखा रहा है ओवरऑल चीज़ें। जहाँ तक कि सीमेंट प्राइस हाइक का सवाल है, अगर हम एरिया वाइज देखें
तो साउथ मार्केट्स में और नॉर्थ मार्केट्स में लगभग 10 से 20 रुपए के आसपास औसतन आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है सीमेंट का दाम। अगर हम वेस्ट मार्केट्स की बात करें तो यूजुअली जहां प्राइस हाइक सबसे बेहतर होता है, ज़्यादा होता है, यहां 15 से 20 रुपए प्रति 50 केजी की बैग आपको बढ़ता हुआ सीमेंट का दाम दिखाया। और ईस्ट और आप एसीसी भी देखिए, द रीज़न प्रॉब्ली कि ईस्ट मार्केट्स में और सेंट्रल इंडियन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा प्राइस हाइक आती हुई नज़र पड़ रही है। लगभग 20 से 40 रुपए के बीच में डिपेंडिंग ऑन एरिया सीमेंट डीलरों ने दाम बढ़ाने की कोशिश की है। बस यही देखा जाएगा कि कितना मार्केट ये प्राइस हाइक अब्जॉर्ब करता है। लेकिन अच्छा मॉनसून है, फेस्टिव सीजन है, तो शायद इस बार का जो सितंबर का प्राइस हाइक है ऑब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई पड़े। ओके, बिल्कुल जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आपके रेडार में कौन सा सीमेंट स्टॉक होगा? आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा ओवरवेट आप किस सीमेंट स्टॉक में होंगे? जी, तो इसमें तो हम लीडर के साथ ही रहते हैं, क्योंकि जहां पर पे सिनर्जी का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, कॉस्ट सिनर्जी सबसे मजबूत होती है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे ही हमने हमेशा हमारी पोजीशन बनी रही, काफी लंबे समय से बनी रही, जबकि थोड़ा वैल्यूएशन पे जरूर थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आता है। पर जब आप इसको देखेंगे अनुज की एक खराब साइकिल, अच्छी साइकिल, उसमें एक बिहेवियर जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा स्टॉक रहा जिसने हर तरह की साइकिल को बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया। और इसी चलते हमारा मानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट प्रेफर्ड हमारी पिक रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर हम इसको ओन भी करते हैं, और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो अब स्टॉक में 11,200 पे बहुत ही बढ़िया बेस स्टॉक बना चुका है। और इस तरह के बेस के बाद मेरा ऐसा मानना है कि 12,600 से 12,800 की जगह अल्ट्राटेक सीमेंट में टेक्निकली भी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट। इस बीच हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़ चुके हैं इस पैनल में। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। मिड सेशन आपसे इंटरेक्शन आज हुआ था मेरा, बट अभी की कॉल क्या है प्रशांत आपकी? गुड आफ्टरनून तो पैनल। तो यहाँ पे एक अच्छी स्क्वीज और एक नैरो रेंज में प्राइस ट्रेड हो रही है एक साइड में, और वहाँ पे बेस से अच्छा बाउंस है, वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये बेस फॉर्मेशन के आसार है और यहाँ से स्टॉक पिकअप हो सकता है। ऑलरेडी 20 दिनों के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करीबन 497 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 490 के नीचे, 488, 488, और यहाँ से मेरा टारगेट होगा 520, 525 एक साइड। बिल्कुल, तो एक साइड ये हो गई इस समय एक पिक प्रशांत सावंत की। चलिए अब एक काम करते हैं, एक सेक्टर की बात करते हैं। महाराष्ट्र की जानी मानी ज्वेलरी कंपनी पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, इनफैक्ट महाराष्ट्र की सेकंड बिगेस्ट कंपनी, ज्वेलरी कंपनी, इसका आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा। 456 से 480 रुपये का प्राइस बैंड और 1100 करोड़ रेस करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। ऐसे में जानते हैं कि कैसा लग रहा है ये पूरा का पूरा सेक्टर कंचन के साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के साथ इंडियन फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है, और उसके जस्ट बाद 10 सितंबर को ये आईपीओ आने वाला है। बेसिकली बेसिक डिटेल तो सर ने दे ही दी है कि कब खुलने वाला है, कितने का आईपीओ है, लेकिन आईपीओ को जो पैसा आने वाला है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो करीबन 390 करोड़ है वो कंपनी अपने एक्सपेंशन में यूज़ करेगी। महाराष्ट्र में कंपनी करीबन 12 नए स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही साथ 300 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी का जो डेट है उसको चुकाने में करा जाएगा, और 29 फरवरी तक कंपनी करीबन 377 करोड़ का कर्ज अपना कंप्लीट करना चाहेगी। तो ये थे बेसिक, जो इसमें आईपीओ से जो पैसा आने वाला है उसका इस्तेमाल कहाँ होगा। अगर हम इस सेक्टर में बाकी कंपनीज देखें तो उससे कंपैरिजन इसका करा जाए तो इस टाइम पे अगर नेट प्रॉफिट की सबसे पहले बात करी जाए तो कल्याण ज्वेलर का जो नेट प्रॉफिट है वो है करीबन 596 करोड़ का, सेनको का 189, टीबीजेड का 54 और पीएन गडगिल का है 154 का नेट प्रॉफिट। एट द सेम टाइम रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो रेवेन्यू कल्याण ज्वेलर का 18,548 है, सेनको का 5,230 है, और पीएन गाडगिल का हमें जो रेवेन्यू है वो है 6,199 का। प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बात कर ली है। स्टोर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर ऑल ओवर पैन इंडिया में 190 स्टोर है, सेनको के 160 और पीएन गडगिल के हैं 33 स्टोर, जिसमें से इसका एक स्टोर यूएस में भी है। साथ ही साथ अगर मार्जिन देखा जाए तो कल्याण में हमें 7% का मार्जिन देखने को मिला है, सेनको में 8% का और पीएन गडगिल में करीबन 2.25% का जो है मार्जिन देखने को मिला है। तो ये थे वैल्यूएशन। इसके साथ ही साथ बाकी के जो चीजें हैं, इसका मार्केट कैप, तो कल्याण ज्वेलर इन तीनों कंपनियों में से सबसे बड़े मार्केट कैप के साथ बैठी हुई है, करीबन 68,000, सेनको करीबन 9,159, और जो पीएन गडगिल का एवरेज मार्केट कैप हमें देखने को मिल सकता है वो है 6,500 से लेकर 7,000 करोड़ का। पी की बात करी जाए तो वो कल्याण का पी काफी ज्यादा है, 108,
सेनको का करीबन 43 और पीएन गडगिल का हमें पोस्ट आईपीओ करीबन 41 का पी देखने को मिल सकता है। ओके कंचन, तो ये इस समय एक ज्वेलरी सेक्टर पर व्यू। यहाँ पर मानस कोई स्टॉक, ऑब्वियसली टाइटन तो सबसे बड़ा जायंट है यहाँ पर, लेकिन कोई स्टॉक पसंद आ रहा है आपको टेक्निकली इस स्पेस में? तो देखिए सबसे बेहतरीन तो अभी भी टाइटन है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखें, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो जहां पर स्टॉक ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट तो दिया है, चाहे वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, मेरे ख्याल से टाइटन बिल्कुल तैयार है अपने जो ऑल टाइम हाई जो कि मेरे ख्याल से 3886 था उसको ब्रीच करने के लिए। अगर आपके पास 3 मंथ का समय हो तो आप टारगेट सेट करके चलिए, करीब करीब 4200 के करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और स्टॉप लॉस 3550 जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है उसके नीचे लगाइए। चलिए अब आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं एक बार। और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड हम लेंगे शिल्पा जी से, उसके बाद सचिन के पास चलते हैं एक एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस के पास जाएंगे, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता हमारे साथ तैयार हैं। अच्छा, ये सारी ट्रेड्स पर डिस्कस करें इससे पहले आशीष, मैं एक व्यू आपसे भी लेना चाह रहा था जेम्स एंड ज्वेलरीज सेक्टर पर, क्योंकि अब ये सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। कल्याण ने बहुत शानदार मूव्स दिखाए, सेनको भी एक अच्छी लिस्टिंग रही है, टाइटन तो खैर एवरग्रीन स्टॉक रहा ही है। यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होंगी? बिल्कुल तानुज, इस स्पेस पे हम काफी पॉजिटिव रहे और इस पे हमने 2 स्टॉक की चर्चा आपके शोज पे भी काफी बार की है, टाइटन और सेंको, और दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एक्सपीएमएस में हमने इस पे पोजीशन बनाई हुई है। हमारा ये मानना है कि एक तो जो ज्वेलरी सेगमेंट है इसके अंदर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जिस तरह से स्टडेड ज्वेलरी का एक प्रपोर्शन ये कंपनीज बढ़ा रही है उसकी वजह से मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली टाइटन के अंदर में वो लेवल ऑलरेडी ज्यादा है, तो वहां पर आप देखेंगे मार्जिन कंपैरेटिवली, चाहे वो कल्याण ज्वेलर हो या सेंको हो या दूसरे भी लिस्टेड प्लेयर हो, उनसे टाइटन की जो मार्जिन प्रोफाइल है वो काफी बेहतर रहती है। बट अब सेंको क्योंकि एक टिपिकली ईस्ट मार्केट का प्लेयर था, उन्होंने भी नॉर्थ में अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है, और नॉर्थ ऐसा मार्केट है जहां पर पे स्टडेड ज्वेलरी काफी अच्छा चलता है, तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपांशन सेंको के अंदर में देखने को नजर आएगा। और क्योंकि स्टोर एडिशंस भी काफी स्ट्रांग हो रहे हैं और कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो ये स्पेस हमें काफी पसंद है। और टॉप पिक हमारी रहेगी टाइटन इन द लार्ज कैप और इन द स्मॉल कैप सेंको, ये 2 स्टॉक दोनों ही हमने हमारे पोर्टफोलियो में जगह भी बनाई हुई है। बट आशीष, यही बात करते करते डिस्कशन करते करते आई मीन अगर मैं गोल्ड को एक अंडरलाइन मान के चलूँ तो आप एनबीएफसी इसको देखिए, आई मीन गोल्ड फाइनेंस कंपनी को। इस वक्त आपकी बात करते करते मुथूट फाइनेंस करियर हाई पे है, मुथूट मन्नापुरम, दोनों पे आपका व्यू या फिर प्रेफर क्या रहेगा इसमें? नहीं तो डेफिनेटली इसमें वीरेंद्र, हमें मुथूट फाइनेंस एक हमेशा कंपैरेटिवली बेटर स्टॉक लगता है, क्योंकि जहाँ यहाँ पर पे एक तो जो गोल्ड का जो गोल्ड एनबीएफसी है उसका जो बिजनेस भी है कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर बिजनेसेस, और क्लियरली एक लीडर रहा है, इसलिए हमेशा इसके वैल्यूएशन में भी आपने देखा कि ये जब 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, वहीं पे मन्नापुरम का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम रहता है, तो क्योंकि इनकी मार्जिन प्रोफाइल भी काफी बेहतर रही है, तो मुथूट फाइनेंस हमारी टॉप पिक रहेगी। और क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है, हम ये समझते हैं 2400 से 2500 तक के लेवल्स आपको आने वाले कुछ समय में मुथूट फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए आप चार का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड रहेगा वेदांता में। वेदांता मुझे लगता है अगेन 470 के अराउंड है, ये 460 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, और थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि सेक्टर में स्टॉक्स में मूवमेंट अपसाइड की तरफ स्ट्रांगली आने लगा है, तो वेदांता का 480 का कॉल ऑप्शन जो रफली 9.5 रुपये में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 7 रुपये का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 12 रुपये का, इसके ऊपर जाता है तो 16 से लेके 18 के भी टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। सचिन, आपका एफएनओ सुपरस्टार? अनुज जी, सुबह हमने ओबरा रियल्टी के सेटअप को डिस्कस किया था, मुझे लग रहा है प्राइस अभी भी वहीं पर वेल प्लेस्ड है। सो आई थिंक यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ है 1750 से लेके 1790 तक का, मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर मैच्योर हो चुका है। एक काफी अच्छा बुलिश क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, एंड 1800 के आसपास जो कॉल राइटर्स है मुझे लग रहा है उनपे थोड़ा सा दबाव आना चाहिए अगले कुछ दिनों में। जिस तरीके से ओवरऑल सेटअप है, मुझे लग रहा है 1835 से लेके 1880 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है।
तो ओबेरॉय रियल्टी में अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस लगभग आपको 1780 के आसपास ही डिप्लॉय करना है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, ओबेरॉय रियल्टी आपका ट्रेड है। चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, कोफोर्ज पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो काफी समय से स्टॉक इस रेंज में जो 6400 का रेंज था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। बट फाइनली कोफोर्ज ने एक ब्रेकआउट दिया चार्ट्स पे, बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। तो अब आपको खरीदारी करनी है 6375 के स्टॉप लॉस के साथ। करंट लेवल्स पे कोफोर्ज में एक पोजीशन बनाइए जहां आपके टारगेट 6700 तक के हो सकते हैं। तो कोफोर्ज में खरीदारी करनी है। अगर चाहें तो ऑप्शन भी ले सकते हैं, 6500 का कॉल ऑप्शन कोफोर्ज का, जो 200 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 149 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 300 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, कोफोर्ज 6500 की कॉल, ये भी आपके पास विकल्प है। और आशीष जी के पास चलते हैं अब आज का मिड कैप फंड पिक करने के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, तो इसमें हमें ग्रेविटा इंडिया काफ़ी पसंद है रिसाइकलिंग थीम पर, और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। इसकी चर्चा भी पहले भी हमने कई बार की है। तो सबसे अच्छी बात जो हमें लगती है, एक तो रिसाइकलिंग बिजनेस एक बहुत ही ऐसा ग्रोइंग सेक्टर है जहां पर पे आप देखेंगे कि आने वाले समय में लेड रिसाइकलिंग, रबर रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ये सभी जो चीज़ें हैं वो रिसाइकलिंग होने वाली है। और यहाँ तक कि माना गया है कि ये ऐसा सेक्टर है जहाँ $20 बिलियन की अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में बनेगी। तो आप अगर से अभी देखेंगे तो जो ग्रेविटा इंडिया है वो खुद इस पूरे लेड रिसाइकलिंग के अंदर में, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग के अंदर में, प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर में, साथ ही के साथ कुछ टर्न की प्रोजेक्ट्स भी ये कंपनी करती है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ऑलमोस्ट 28% की है। और सबसे अच्छी बात विधु जो हमें लगती है कि कंपनी की अगर से 3 साल की आप टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो वो 30% से बढ़ी है, पर उसी समय पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 61% पे हुई है। इसका मतलब एक बहुत ही जबरदस्त ऑपरेटिंग लीवरेज ये कंपनी अब किक इन कर रही है, जिसका इम्पैक्ट आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में नजर आता है। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा सेक्टर है, अच्छी कंपनी है। और टेक्निकल आप देखेंगे तो चार्ट्स के अंदर में भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ स्टॉक ने बनाई है। 2250 पे एक अच्छा सपोर्ट बना है और ये सपोर्ट लेवल स्टॉक होल्ड करता है। तो मेरा मानना है 2800 से 3000 तक की ट्रेजेक्टरी मीडियम टर्म में ग्रेविटा इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, आशीष चतुर्वेदी जी का ग्रेविटा, अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही हम इस मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे नंबर्स को लेकर, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, और बहुत अगर आप देखें अच्छी स्क्रिप्ट है ये। अब आते हैं आज के चारों ट्रेड्स पे, मतलब इसको मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। शुरुआत की थी हमने आज के पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। शिल्पा जी ने ट्रेड रिकमेंड किया था वेदांता फॉर 480 कॉल फॉर द पॉसिबल टारगेट ऑफ 12, 16, 18, 7 का स्टॉप लॉस, 960 पे ट्रेड करती हुई। उसके बाद सचिन जी का ट्रेड आया ओवरऑल रियल्टी 1835 के 1880 के लक्ष्य के लिए, 1780 का स्टॉप लॉस ट्रेड करता हुआ 1800 के स्तर पे। उसके बाद ट्रेड आया कोफोर्ज मानस जी का 6500 की कॉल भी आपके पास विकल्प है, 6700 का टारगेट है यहाँ पे। और ग्रेविटा को आशीष जी ने भी पिक किया। निफ्टी करीब 25,141 पे, निफ्टी बैंक 51,419 पे। अनुज, निफ्टी बैंक एक बार फिर से डिसअपॉइंटमेंट, पहले ये 10 डिमा के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा था, अपने कॉल राइटर्स के जोन के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा है, बट थॉट्स अभी भी क्लियर नहीं है। अनुज, व्यू क्या एस्पेक्ट निफ्टी बैंक पे? फिर देखिए, ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी वाली बात है यहाँ पर। अभी भी अगर आप देखें रिलेटिवली निफ्टी से तो बेटर ही किया इसने आज, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि आज तो बैंक निफ्टी के पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं था एक्सपायरी का। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी ड्यू है उस डिफरेंशियल को फिल करने के लिए। भले ही अंडर परफॉर्म करे ये इंडेक्स, लेकिन ऑल टाइम हाई, आई थिंक पिछली बार भी यही हुआ था, इसने थोड़ा टाइम लगाया था। पहले निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किया था, उसके 2 हफ्ते बाद बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किया था। तो मेरा ये मानना है कि अब एक अनफिनिश्ड बिजनेस है बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई हिट करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबर हो गए। निफ्टी फिर भी ऑब्वियसली रिलेटिव आउट परफॉर्मर है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी नया हाई लगा चुका है। तो लेकिन बैंक निफ्टी में बॉटम बन चुका है, ये फीलिंग मुझे आ रही है। अब जब तक बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर है, टेक्सचर यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का है। 51,000 के नीचे आ गया तो टेक्सचर चेंज होगा, लेकिन जब तक 51,000 के ऊपर है, मेरा ये मानना है कि आप इसमें भी एक बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रैटेजी रखें। और 10 और 20 डेमा के ऊपर ही निकला है बहुत टाइम के बाद। अब मुझे लग रहा है कि कल इसने कुछ टेस्ट को पास किया, वही स्टॉप लॉस रहेगा आपका उसके आसपास, और लॉन्ग रहेगा बैंक निफ्टी में अब।
ओके, तो निफ्टी बैंक पर ये व्यू था। और अब एक काम करते हैं, जब अभी कुछ देर पहले हमने सीएट की मैनेजमेंट से बातचीत करा था अर्नब जी से, तो हमने ओईएम्स को लेकर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो बढ़ती इन्वेंट्री है, डिस्काउंट वाइल दिए जा रहे हैं, उस पर बातचीत की थी। लेकिन अभी एक सीरियस कंसर्न हो गया है। दरअसल ऑटो कंपनियों के संगठन फाडा ने बढ़ती इन्वेंट्री को लेकर एक चेतावनी दी है। उन्होंने बैंकों से और एनबीएफसी से डीलर्स को जो फंडिंग दी जाती है उस पर लेकर सचेत किया है। क्या कहा है फाडा ने, क्यों ये कंसर्न्स रेज हुए हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम से रोहन मौजूद हैं। रोहन, पहले तो ये डिस्काउंट्स का क्रम शुरू हुआ, फिर लग रहा था कि थोड़ी बहुत इन्वेंट्रीज जो कंपनियां वो क्लियर करना चाहती हैं, बट क्लोज टू फेस्टिवल सीजन अब ये क्या डिस्काउंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, इन्वेंट्रीज काफ़ी बढ़ गई हैं और इसीलिए फाडा चिंतित है? जी बिल्कुल, जो उन्होंने एक बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर पेश किया है, जो आंकड़े कहते हैं इस वक्त देश भर में कुल मिला के 7.8 लाख पैसेंजर व्हीकल्स की इन्वेंट्री का स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है डीलर्स के पास। अगर कुल वैल्यू की बात करें तो लगभग 78,000 करोड़ की ये गाड़ियां हैं और अगर डेज में हम इन्हें देखें तो लगभग 75 दिनों की इन्वेंट्री है। आमतौर पर यह माना जाता है कि 60 दिनों से ज़्यादा अगर इन्वेंट्री है तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और अभी जो सिचुएशन हो गई है वो 75 दिनों की हो गई है। फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो जो डीलर्स हैं उनके ऊपर भी दबाव है कि इन्वेंट्री को क्लियर करने का, इसलिए डिस्काउंट आपको काफ़ी सारे दिख रहे होंगे। लेकिन डीलर्स का कहना है कि ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो ओईएम्स हैं, कार कंपनियां हैं, वो लगातार सप्लाई बढ़ाई जा रही हैं और बिलिंग की जा रही है। तो एक तरफ उन्होंने एक एसओएस भेजा है कार कंपनियों की कि आप जो अपनी बिलिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करें। दूसरी तरफ जो एनबीएफसीज है या बैंक है उनसे इनका कहना है कि आप ओईएम्स के दबाव में आके जो फंडिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करें और जिस डीलर के पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है उसको अभी फंडिंग ना दें। कुल मिला के जो इनका कहना है कि बारिश की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जो हम फेस्टिव सीजन में एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं सेल्स की, उसको थोड़ा सा डेंट कर सकता है। जो बारिश हो रही है, कई सारे अत्यधिक बारिश हो चुकी है, तो रूरल सेंटीमेंट थोड़ा सा डेंट हो सकता है। इसलिए कुल मिला के आने वाले दिनों में इन्वेंट्री को कम करना प्रायोरिटी है फाडा के मुताबिक। ओके रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, ऑटो स्टॉक्स बड़ी रैली देखी हमने यहाँ पर, स्पेशली टू व्हीलर्स में और सेलेक्ट फोर व्हीलर्स में भी। आपका क्या व्यू यहाँ पर? बिल्कुल। तो देखिए, फोर व्हीलर्स की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो हम काफी पॉजिटिव व्यू ऑटो पे लेकर रख रहे हैं अनुज। हमारा ये मानना है कि जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके अंदर में एक तो सबसे पहले जो अभी बजट के बाद एक फोकस कहीं ना कहीं एग्री फोकस हो चुका है, रूरल इकोनॉमी के ऊपर एक फोकस हो चुका है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि कंजम्पशन जो एक थीम काफी लंबे समय से थोड़ी सी साइडवेज थी या जिनमें कोई रूरल इकोनॉमी के चलते पिकअप नहीं आ रहा था, अब वहां पर पे एक बड़ा ट्रेंड बनेगा और जिसका सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा टू व्हीलर स्पेस पे। इसलिए आप देखिए टू व्हीलर की ऑटो कंपनीज में चाहे टीवीएस की बात करें, बजाज ऑटो की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, इनमें सभी में बहुत अच्छे ट्रेंड है। और इसमें हमारी टॉप पिक रहेगी बजाज ऑटो और उसके बाद टीवीएस मोटर। ये दो स्टॉक जिनमें हमारी पोजीशन भी है और हमें काफी पसंद भी आते हैं। जहां तक कि फोर व्हीलर ऑटो स्पेस की बात है तो वहां पे हमारा मानना है कि महिंद्रा और मारुति, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर पे आपको रूरल रिकवरी का काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर में भी एक रिकवरी अब काफी अच्छी उम्मीद की जा रही है तो उसका भी बेनिफिट महिंद्रा एंड महिंद्रा को मिलेगा। तो ऑटो स्पेस पे काफी पॉजिटिव है। साथ में ऑटो एंसिलरी की भी हमने चर्चा की थी, तो वहां पर पे भी हमें लगता है कि मदरसन सुमी एक बढ़िया पिक के तौर पर देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर अगेन कि मदरसन सुमी हमारे पोर्टफोलियो में, पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह के टाइप्स ये कंपनी आने वाले समय में कर रही है, इसके अंदर में एक अच्छा बेस बिल्डिंग होना शुरू हो चुका है और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक बेहतरीन ये स्टॉक देखने को नजर आ सकता है। ओके, समुद्र मदरसन आपका प्रेफर्ड स्टॉक है, लेकिन एक स्टॉक वो मतलब जब हमारे सीएट की मैनेजमेंट से बातचीत भी हो रही थी, अर्नब जी कह रहे थे कि टू व्हीलर सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप रीसेंट टाइम में बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटोकॉर्प की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो शायद आपको वो चिंता नज़र भी नहीं आएगी। सचिन, आपका व्यू हीरो मोटोकॉर्प पे क्या है? 5761 एक हल्का सा आई थिंक 5 जून से लेकर 21 जून 2024 के बीच का एक सप्लाई क्लस्टर है। इसकी रीडिंग में आई थिंक शिल्पा जी से पूछ लेता हूँ। शिल्पा जी, हीरो मोटोकॉर्प पे आपका टेक क्या है? क्या आप उस ब्रेकआउट के इंतज़ार कर रहे हैं या फिर ये प्राइस भी एक लॉन्ग ट्रेड के प्लेसमेंट के लिए पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से ठीक नज़र आ रहा है आपको?
जी वीरेंद्र जी, एक्चुअली कल ही हमने इसको रेकमेंड किया था 5800 का कॉल ऑप्शन अराउंड 100 रुपीज़, जिसका टारगेट 145 से 50 था, जो हो गया है। लेकिन जिस तरह से ये मोमेंटम है, मुझे लगता है कि हीरो मोटो यहाँ से ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। मुझे लगता है 5900 से लेकर 6000 के आपके लेवल्स आने वाले हैं। ऑफकोर्स 5820 से लेकर 5850 पे एक छोटा सा क्लस्टर है जहाँ पे हो सकता है आपको रेजिस्टेंस मिले। आज इसका फ्यूचर्स में हाई भी 5816 का ही है, तो मुझे लगता है एक बार ये 5850 के ऊपर जाएगा तो ये थर्स्ट और बढ़ जाएगा, जहाँ पे आपको वेरी क्विकली 6000 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे भी अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप 5700 तक इसको ट्रेल कर दीजिए, या फिर किसी को अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है फॉर दैट 6000 मार्क तो थोड़ा वेट कीजिए। मुझे लगता है 1-2 दिन का ही बात है। आई थिंक दिस स्टॉक शुड मूव एंड क्रॉस दैट हर्डल एंड मूव टूवर्ड 6000 to 6100। जी हाँ, हीरो मोटो कॉर्प, ये शिल्पा जी की कल भी कॉल रही, प्लेसमेंट अच्छी है इसकी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और ऐसे ही 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी हैं बाजार में इस वक्त। आशीष चतुर्मुथा जी, ये क्रूड का रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 75, 72, 73 की ट्रैजेक्टरी में ये एक स्विंग इंडिगो को प्रोवाइड कर रहा है, ये पिडलाइट, एशियन पेंट्स को, बट आप लोगों ने HPCL, BPCL को, OMCs को कैसे अप्रोच किया है, या फिर क्रूड की इस सॉफ्टनेस को आप लोग कैसे प्ले कर रहे हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे हम काफ़ी पॉजिटिव है, और उसके अंदर में हमें लगता है कि HPCL, IOC ये 2 कंपनीज है जिनको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा क्रूड प्राइस पे, खासतौर पे HPCL जिसकी मार्केटिंग मार्जिन्स सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे क्रूड का $1 का ड्रॉप आता है, HPCL की मार्केटिंग मार्जिन में 50.5 जंप आता है। तो क्लियरली एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोरिलेशन HPCL को मिलता है। साथ ही साथ ऑब्वियसली दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी मार्केटिंग मार्जिन इनकी इंप्रूव होती है। तो इस पूरे स्पेस में HPCL और IOC हमें काफी बेहतर लगता है, खासतौर पे IOC जिसमें एक हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड भी है। तो ये स्टॉक हमें लगता है 200-220 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली दिखा सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा स्पेस हमें काफी पसंद है वो है एयरलाइन स्पेस, और वहां पर हमें लगता है इंडिगो एक बहुत ही बढ़िया हमारी पिक हमारी होल्डिंग भी है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में। इसके अंदर में सबसे अच्छी बात हमें लगती है कि एक तो 60% मार्केट शेयर आज की डेट में इंडिगो के अंदर में ड्यूओपोली मार्केट है। साथ ही साथ हर हफ्ते करीब करीब एक एयरक्राफ्ट ये ऐड कर रहे हैं अपने फ्लीट में, और कॉस्ट रैशनलाइजेशन के भी टर्म्स में इंडिगो सबसे बेहतरीन है। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिगो के अंदर में 5400 5500 के टेक्निकल प्रोजेक्शंस हमें देखने को नजर आ सकते हैं, और गिरता क्रूड ऑब्वियसली इनके लिए काफी पॉजिटिव भी देखने को नजर आएगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज फिर ऑल टाइम हाई लगा। ऐसे में बाज़ार में बड़े फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं ये जानेंगे कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय से एक छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट में इस समय 25,145 तो 25,150 के लेवल को मोर और लेस हम डिफेंड कर रहे हैं अभी के लिए। पुट राइटर्स का जो जोन है वहाँ पर देखते हैं आखिरी में कोई 3 PM मूव आता है या नहीं, लेकिन आगे मार्केट में इस समय यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए, ये सब जानते हैं। हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ गए हैं। हर्षा, गुड आफ्टरनून। हर्षा, क्या लग रहा है इस समय मार्केट में? सबसे ज़्यादा रैली मिड और स्मॉल कैप में रही है, आज भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा यहाँ पर। आपकी अप्रोच क्या है इस समय मार्केट में एज अ फंड मैनेजर? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, मार्केट का अंडरटोन तो अभी भी बुलिश ही रहा है, लेकिन जरूर वैल्यूएशन पे एक नजर होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे होते जा रहे हैं। और अगर पहले तिमाही का अगर नतीजे देखते हैं तो वहाँ पे एक तरफ से EBITDA लेवल पे या पैट लेवल पे वीकनेस दिखाई दिया है। तो या यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, फिर तो जरूर मार्केट में एक तरफ से वैल्यूएशन का एक कंसर्न आ जाएगा।
तो इसलिए इसके ऊपर एक नजर रखनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल जो अंडरटोन है अभी भी काफी बुलिश है और ठीक ठाक सेटअप है बोल सकते। ओके, तो ओवरऑल अभी भी सेटअप ठीक ठाक है। इस समय हर्षा आप कैश कॉल ले रहे हैं क्या कुछ, या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी रैली रही है। अनुज देखिए, हम एक कॉर्पोरेट पॉलिसी फॉलो करते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा कैश कॉल नहीं लेते हैं। कोई भी स्कीम में हम 7.5% से ज्यादा कैश नहीं रखते हैं जनरली। तो आज के दिन में भी किसी भी स्कीम में कुछ खास कैश लेवल्स नहीं है। इनफैक्ट ज्यादातर 1 से 2% का जो कैश लेवल्स है वही है सभी फंड्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद ये लेवल 3 से 4% होंगे। तो यहाँ पे अपना आज का कैश लेवल्स है। जनरली हम जैसे ही इन्फ्लोज आते हैं वो इमीडिएटली डिप्लॉय नहीं करते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कैश अक्यूमुलेट करते जाते हैं या एक्टिवली सेल करके कैश क्रिएट करते हैं। तो एक तरफ से हम फुल्ली डिप्लॉयड ही रहते हैं, और अगर मार्केट में वैल्यूएशंस महंगे हैं या कोई डिफेंसिव व्यू है तो उसको हम सेक्टर्स चूज करने के चक्कर में और उसके ऊपर ध्यान देते हैं रादर देन टेकिंग कैश फॉर। ओके अच्छा हर्षा जी, अब एक एक करके पॉकेट्स को डिस्कस करते हैं या जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्रीशियस मेटल्स से। गोल्ड एज ए अंडरलाइन स्ट्रॉन्ग रहा, साथ ही साथ ये अपने साथ पूरी जो गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं उनको मूव दे रहा है। टाइटन में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा है। इस स्पेस में आपको इस वक्त क्या अच्छा लग रहा है जिसको आप लोगों ने खुद भी अपने फंड्स में चेज किया हो, और एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स जिसको हम राइट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल गोल्ड पे एक जो हैंगिंग स्वॉर्ड था इंपोर्ट ड्यूटी कट होने का वो हो चुका है। तो उस हिसाब से जो प्राइस पे जो बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था वो हो चुका है, और यहाँ से इतना बड़ा कोई झटका शायद नहीं लगेगा। और ओवरऑल अगर आप ग्लोबल प्राइसेस देखते हैं, ग्लोबल प्राइसेस भी ठीक ठाक अप ट्रेंड में है। तो हमें लगता है कि ये ज्वेलरी कंपनीज के लिए एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि जो प्राइस इम्पैक्ट हुआ है वहाँ पे ज्यादा डिमांड आ सकता है। एक क्वार्टर के लिए शायद थोड़ा इन्वेंट्री पे हिट आएगा, बट उसके बाद डिमांड ट्रेंड्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ओवरऑल हमारा व्यू ज्वेलरी कंपनीज पे पॉजिटिव है। ओके, ज्वेलरी कंपनी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है आपका। अच्छा, इस वक्त आप हर्षा जी केमिकल स्टॉक्स पे व्यू क्या रखते हैं? क्योंकि केमिकल्स में 2 चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं, और जो वीकेस्ट स्ट्रक्चर थे जहाँ पे अर्निंग्स पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी ख़राब हुई, वो भी नीचे से करीब 5-10% का मूव देने के बाद एटलीस्ट टेक्निकली हमको एक रीजनेबल बेस क्रिएट करने का संकेत दे रहे हैं। केमिकल्स में आपका इंटरेस्ट कैसा है इस वक्त, और आप लोगों ने क्या लोअर लेवल्स पे ऐड किया था केमिकल्स को क्या? लोअर लेवल्स पे हमने ऐड नहीं किया, लेकिन जो पहले से अपने पोर्टफोलियो में एक पोजीशन था, वो एक्सपोजर था, वो कंटिन्यू हो रहा है। हमें भी लगता है कि सेकेंड हाफ में इस साल में केमिकल सेक्टर के लिए थोड़ा बेहतर ट्रेंड्स मिलने चाहिए। चाइना का जो इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग चल रहा था, तो वहाँ पे काफी कुछ प्रेशर था मार्जिन्स पे, वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएगा सेकेंड हाफ में। और अगर आप मीडियम टर्म कमेंट्री देखते हैं कंपनीज का या उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स देखते हैं, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, और सबका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो सबको लगता है कि अगले 3-5 साल में डिमांड यहाँ से भी बहुत अच्छा लेवल पे पहुंचना चाहिए। तो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे कोई कंसर्न नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर प्रॉफिटेबिलिटी पे और डिमांड पे भी थोड़ा बहुत कुछ सेगमेंट्स में इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि सेकेंड हाफ में ये सब चीजें नॉर्मलाइज होना चाहिए। और एक तरफ से ये ऐसा भी एक सेक्टर है जहाँ पे इंक्रीमेंटल मनी गया नहीं है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई देता है प्रॉफिटेबिलिटी में, तो काफी कुछ एक्सपोजर फंड्स का यहाँ पे बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से इस वैल्यूएशन लेवल्स पे जहाँ पे ओवरऑल मार्केट लेवल्स पे थोड़ा बहुत कंसर्न्स हैं, तो केमिकल से एक तरफ से डिफेंसिव सेक्टर हो जाएगा, जहाँ पे एटलीस्ट ट्रेंड्स इंप्रूव होंगे और वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है, एक तरफ से कंसोलिडेट हो जाए। ओके अच्छा हर्षा, एक चीज़ बताइए आप, पिछले 10-12 दिन में एक चीज़ क्लियरली विजिबल है कि
एनबीएफसी में बाइंग शुरू हो गई है, भले ही बैंकों में ना शुरू हुई हो, लेकिन एनबीएफसी में बहुत शानदार ट्रैक्शन है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, एक तो है कि जो एलसीआर गाइडलाइंस है वो बैंक्स पे अप्लाई होगा और वहाँ पे शायद लेंडिंग ग्रोथ कंस्ट्रेंट रहेगा, ये एक व्यू बनते आ रहा है। और दूसरा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो एनबीएफसीज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि काफी सारा उनका बुक जो है वो फिक्स्ड रेट लेंडिंग होता है। तो अगर उनके कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होता है तो मार्जिन्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये सभी चीज लेते हुए लोगों ने शायद एक तरफ से एक्सपोजर बढ़ाया है एनबीएफसी में। लेकिन हमें ये भी लगता है कि बैंकिंग के जो कुछ स्टॉक्स हैं, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ वहीं पे है सबसे ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट आज के दिन में। जरूर शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा हेडविंड्स हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज डेवलपमेंट्स है, लेकिन सेफ्टी वहीं पे है हमारे हिसाब से। अगर कोई पेशेंट इन्वेस्टर है तो यहाँ पे जरूर बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके, तो ये इस समय बैंक्स और एनबीएफसीज पर एक व्यू। यूएस में अब क्या रेट कट का सिलसिला जो शुरू होगा उसके बाद आईटी स्टॉक्स यहाँ से और आउट परफॉर्म करेंगे, या आपको लग रहा है अब सब कुछ प्राइस में है? देखिए, जो शॉर्ट टर्म का प्राइस मूव है शायद वो हो चुका है। जो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को लेते हुए जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होना चाहिए था वो तो बिल्ड हो चुका है। लेकिन हमें लगता है कि मीडियम टर्म में भी आईटी सेक्टर में एक तरफ से बिजनेस मोमेंटम बेहतर होना चाहिए। जैसे जैसे एआई अडॉप्शन ज्यादा होता है और क्लाउड माइग्रेशन के जितने भी आईटी सर्विसेज के काम हैं वहाँ पे काफी सारे इंडियन कंपनीज एक्टिव हैं। तो हमें लगता है कि मीडियम टर्म में इनका सब बिजनेस मोमेंटम इस वजह से बेहतर होना चाहिए। और एक तरफ से मार्जिन्स भी स्टेबल हैं और यहाँ से और नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं लग रहा है मार्जिन्स पे भी। और अगर आप देखते हैं आईटी कंपनीज के हायरिंग, वो भी एट द मार्जिन इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। तो ये सब इंडिकेशंस यही है कि मीडियम टर्म में भी ये जो ग्रीन शूट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यू होना चाहिए और स्ट्रेंथन होना चाहिए। अगर वो व्यू बनता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी इन्वेस्ट करने से आपको परफॉर्मेंस मिल सकता है। अच्छा हर्षा जी, अब एक दो ऐसे स्पेस पे आते हैं जहाँ पर लाइकली है ऐसा कि इस बार की अर्निंग्स बहुत डिसअपॉइंट करेंगी। अभी आप जब इस कार्यक्रम में जुड़े उससे पहले हम फारा ने एक बैंक्स को और एनबीएफसीज को थोड़ा अलर्ट किया है कि आप डीलर्स की जो फाइनेंसिंग है वो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, कंसिडरिंग जो इन्वेंट्रीज जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं, डिस्काउंट्स डीप डिस्काउंट्स हैं। ऐसे में स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आप लोग क्या व्यू रख रहे हैं? क्या अब एटलीस्ट एक दो क्वार्टर्स के बाद कोई एक्सपोजर लेंगे, यहाँ से एक मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट पॉसिबल है क्या ऐसे स्पेस में? वीरेंद्र, देखिए अभी हमारा जो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स के जो ओवरवेट एक्सपोजर था वो काफी हमने कम किया है पिछले एक क्वार्टर में। जैसे आपने बताया, पैसेंजर व्हीकल्स में इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ चुके हैं। मार्जिन्स भी शायद एक तरफ से पीक मार्जिन्स पे है, क्योंकि यहाँ से डिस्काउंट्स भी काफी कुछ मॉडल्स पे स्टार्ट हो रहा है। तो हमें लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ था ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का, जो मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर था पिछले कुछ 6-8 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली दिखाई दे रहा था। तो इसके वजह से यहाँ पे एक तरफ से आउट परफॉर्मेंस भी सस्टेन्ड था। वो शायद ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आ रहा है एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल्स में। शायद ऑटो कंपोनेंट्स में अभी भी ठीक ठाक ही रहेगा, क्योंकि उनके बुक्स काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं। टू व्हीलर्स में भी ठीक ठाक डिमांड अभी भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में हमें लगता है कि एक तरह से डिमांड वीकनेस नजर आ रहा है। और शायद ये फेस्टिव सीजन में अगर रिकवर नहीं होता है तो ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है, जो वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि शायद फाइनेंशियल ईयर 25 में पैसेंजर कार सेगमेंट से शायद अर्निंग्स ग्रोथ जो रहेगा वहाँ पे कटौती होगी, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होगी। तो हमने काफी कुछ पोजीशंस कम किए हैं पिछले कुछ महीने। ओके, तो आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को और अपने आई थिंक पोजीशंस को एग्जैक्टली जिस प्रकार की डिमांड एनवायरनमेंट है, प्राइसिंग एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अलाइन कर लिया है।
एक स्पेस हर्षा जी जो कि बहुत अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रहा है वो यूटिलिटीज़ का, अगर आप देखें तो MGL, IGL, गुजरात गैस ने इनफैक्ट अपनी 2 सब्सिडरीज को मर्ज करके एक ट्रांसमिशन बिजनेस को डिफरेंट कंपनी में, एंटिटी में हटाने की बात की है। सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। ये एक वाजिब समय है क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का आपके मुताबिक, या फिर अभी इसको ट्रेल करना चाहिए? देखिए, ऑयल एंड गैस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। गैस और ऑयल दोनों के भाव घट चुके हैं और घट रहे हैं अभी भी, तो इस हिसाब से डिमांड इम्प्रूव हो सकता है। स्पेशली गैस कंपनीज के डिमांड जो एक तरफ से इम्पैक्टेड था जब गैस प्राइसेस बहुत बढ़ चुके थे, वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। और ये भी एक डिस्कशन में है कि कभी ना कभी जाके गैस प्राइसेस जो हैं वो GST के अंदर आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वो भी एक डिमांड के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब ट्रिगर्स की वजह से, और जो वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं, और ये सारे कंपनीज जितने भी आपने मेंशन किए, सभी कंपनीज के रिटर्न रेशियोज बहुत ही स्ट्रांग हैं। सबके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, सब में ग्रोथ भी अभी जो एक्सपेक्टेशन था वहां से बेहतर ही आना चाहिए, क्योंकि डिमांड इंप्रूव होना चाहिए। तो हमें लगता है कि यहाँ से इस क्षेत्र में आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए। आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस आज बातचीत में हमारे साथ क्लोजिंग में शामिल रहे और सभी मुद्दों पे, इंडिसेस पे, सेक्टर्स पे अपनी राय खुल के रखी। आपने से बहुत बहुत शुक्रिया। अब इंडिसेस स्क्रीन पे लिखे आइए। निफ्टी 25,144, निफ्टी बैंक 51,475। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आज ये बाज़ार कितना चैलेंजिंग था, लेकिन अब चैलेंजिंग बाज़ार के लिए कल की रणनीति क्या होगी? अनुज, आज वाकई स्क्रीन पर संघर्ष था, ऑप्शन राइटर्स के हक में गया ये क्लोजिंग, पर अब क्या प्रोस्पेक्टिव है कल के लिए? कल हमारे ऊपर वो एक्सपायरी का प्रेशर नहीं होगा या फिर वो कंफर्ट भी नहीं होगा, तो व्यू क्या है कल के लिए? फिर लॉन्ग्स कैरी करने हैं। देखिए मार्केट में ये मार्केट थोड़ा आपको पेशेंस टेस्ट कर रहा है आपकी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत शानदार है। मैं बताता हूँ क्यों रिस्क रिवॉर्ड क्यों शानदार है। क्योंकि 10 डे के ऊपर हैं और कल के लो के भी ऊपर है, तो उस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में भी एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट इज़ ओवर। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आप लॉन्ग कैरी करें। आज देखिए मार्केट के गिरने का एक बड़ा कारण रिलायंस है। रिलायंस में आज लग रहा है लोगों ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है कि अब भाई बोनस आ जाएगा, उसके बाद अब कुछ वो ट्रिगर खत्म हो जाएगा इसके लिए, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मैं ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी होती रहती है उसकी वजह से, तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट रिलायंस की वजह से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 10 डे के हम ऊपर हैं तब तक इस मार्केट में लॉन्ग रहें, ट्रेंड ऊपर का है। और मेरा तो ये मानना है कि हम बहुत जल्द ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, हो सकता है अगले 3-4 दिन में हिट कर दें ऑल टाइम हाई। और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है एक शेड बेटर है, जो एक शेड वीक था बैंक निफ्टी, अब वो एक शेड बेटर हो गया एक्चुअली। तो इसके लिए देखिए आज भी बैंक निफ्टी की क्लोज देखिए टुवर्ड्स द एंड डिसेंट जंप है यहाँ पर। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि बैंक निफ्टी में पोजीशन कैरी कर लें, अगर आपको निफ्टी में पोजीशन नहीं कैरी करनी है तो, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा IT का कभी कभी रिस्क फैक्टर आ जाता है, लेकिन व्यू यही रहेगा कि आप कैरी करें पोजीशन बैंक निफ्टी पर। रिलायंस में वो 1 for 1 बोनस आना था, देखिए वो आ गया है, और वो एग्जैक्टली सेल ऑन न्यूज़ है, वो प्ले आउट हो गई। मुझे लग रहा है कल से शायद रिलायंस भी वापस तो थोड़ा आपको शॉर्ट कवरिंग दिखा दे। आज जिस तरीके के शॉर्ट्स बने हैं यहाँ पर, तो ये भी पॉसिबल है, तो ये भी शायद आपको हेल्प करेगा। लेकिन खैर अभी के लिए वो जो एक्सपेक्टेड न्यूज़ था कि 1:1 बोनस रिलायंस का जो आना था वो आ चुका है, ये इस समय बिग ब्रेकिंग न्यूज़। चलिए अब कल की तैयारी करेंगे, पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTSC ट्रेड्स। यतिन, क्या फीडबैक मिला डीलर से? गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले इंडियन होटल्स, और यहाँ काफ़ी इंस्टीट्यूशनल एक्शन डीलर्स के हिसाब से देखने को मिल रहा है। डीलर्स यहाँ BTST की एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि मोमेंटम उनको लगता है यहाँ से देखने को मिल सकता है 20-30 रुपये का। तो अल्टीमेट 680-690 के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोनेट LNG और जिस हिसाब से क्रूड के दाम घटे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गैस के भावों पे भी दबाव आया है, कहीं ना कहीं पेट्रोनेट LNG को डीलर्स हैं और एनालिस्ट हैं बेनिफिशियरी मान रहे हैं। FIs की भी यहाँ खरीदारी हो रही है और डीलर्स को लगता है यहाँ 385-390 तक के भी लेवल्स ऊपर में देखने को मिलने चाहिए, तो यहाँ भी डीलर्स खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो यहाँ आपको खरीदारी की सलाह है आपके लिए, यतिन बहुत बहुत शुक्रिया डीलर्स की तरफ से। अब एक काम करते हैं, अब BTSC ट्रेड्स लेते हैं। शिल्पा जी क्या कैरी करेंगे कल के लिए?
अनुज जी, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा एनटीपीसी पे ध्यान देना चाहिए। एनटीपीसी के अच्छे कंसोलिडेशन पे है, यहाँ पे 400 ब्रेक नहीं कर रहा है और ये इसका अच्छा खासा बेस है, तो मुझे लगता है 395 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी पे लॉन्ग रहना चाहिए। एक दो दिन के लिए भी मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है 420 से लेके 430 तक। ओके, एनटीपीसी 402.70 पे आपका बाय कॉल है। प्रकाश सर, आपके कैरी करेंगे? गुजरात नर्मदा जीएनएफसी 704 पर ट्रेड कर रहा है, 720 तक जा सकता है, स्टॉप होगा 700 का, तो सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप है, 15 रुपीज प्रॉफिट प्लस माइनस, यस 1:3 है गुजरात में जीएनएफसी। टाइम बाद इसका फुल नाम सुना जीएनएफसी का। मानस, आपका ट्रेड कल के लिए? देखिए अनुज जी, इन्फोसिस इन्फी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले 2 दिनों से देखिए तो जब भी ये 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे इन्फी जा रहा है तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज पिछले करीब 15-20 मिनटों में हमने अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखे हैं। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तो इसके फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 1940 के प्राइस चल रहे हैं, 1924 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1975 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, ये हो गया इन्फोसिस डे हाई पे क्लोज हो रहा है। और एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी आईटी का चार्ट रखिएगा एट 42647। अभी निफ्टी आईटी में जो टिक है उसमें निफ्टी, ये देखिए निफ्टी आईटी अब डे हाई पर आके खड़ा हो गया, तो आई थिंक क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा इस स्पेस में मोमेंटम आता हुआ। रुचित, आप क्या कैरी करेंगे कल मॉर्निंग के लिए? ये बीटीएसटी के लिए आईटीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों में जो भी छोटे मोटे डिप्स इंट्राडे में आ रहे हैं, वो स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखेंगे तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो ये रियली एक स्ट्रेंथ की साइंस है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम फिर से अप मूव का रिजम्पशन होना चाहिए, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करके जाए। 502 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 524 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, आईटीसी 511.45 पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। और इस बीच प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, आपके कैरी करेंगे? जी मीनू जी, मेरी भी फर्स्ट चॉइस इन्फोसिस थी और मुझे लग रहा है कल जो निफ्टी आईटी सेक्टर है वहाँ एक बड़ी मूव आने का चांस है लेड बाय इन्फी। मानस ने वो सिलेक्ट किया तो मैं मेटल्स की तरफ जाऊंगा और मेटल्स में जिंदल स्टील मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है और एक पहला हायर बॉटम करने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जस्ट 940 के नीचे रख के लॉन्ग जाऊंगा और मेरा टारगेट होगा 975 से लेके 980, 975, 980। ओके, चलिए सारी ट्रेड्स पूरी हुई। BTST इस समय निफ्टी फिर 25,150 के ऊपर। तो एक चीज़ तो क्लियर थी, वो 25,150 का पुट राइटर उसका कॉन्फिडेंस बता रहा था कि उसके नीचे आप बंद होंगे नहीं। आई थिंक अब वो पुट जीरो हो गई होगी ऑलमोस्ट, या हो जाएगी। अगर अब तक नहीं हुई होगी तो 25,150 की 3 रुपये पर है, हो जाएगी वो ज़ीरो। अब उसमें कुछ खास बचा नहीं है। और 25,200 की कॉल भी ज़ीरो, 25,150 की कॉल भी ज़ीरो। आज एक्चुअली आप देखिए तो टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे है वीरू। टॉप जितने भी ओपन इंटरेस्ट है सब में प्रीमियम 99% कम हुआ है। मतलब हर ऑप्शन चाहे कॉल हो या पुट हो, यहाँ पर प्रीमियम आज खाया गया है। तो ये टिपिकली जब भी ऐसा होता है, फ्राइडे एक ट्रेंडिंग डे देता है नॉर्मली फ्राइडे एक ट्रेंडिंग डे देता है ऐसे में। तो देखते हैं आज। मेरा ये मानना है कि अगर कल का लो बचा रहा तो कल शायद मार्केट आपको ऑल टाइम हाई हिट करके दे दे, पॉसिबिलिटी है इसकी। स्पेशली अगर आपको कल हल्का सा गैप अप मिल जाए जो आपको आज के हाई के ऊपर अगर ले जाए, तो आज का हाई और कल का लो बेसिकली अब 2 मार्कर्स हो गए मार्केट के लिए। निफ्टी के लिए आज का हाई 25,275, कल का लो मेरे ख्याल से 25,050 से 25,100 के बीच का था। ये 2 मार्कर्स हैं। अब इनमें से जिस भी साइड हम निकलेंगे उस साइड मुझे लग रहा है एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। ओके, तो ये इंडेक्स की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम, और आपको सेंस मिल गया होगा कि कल की और आई थिंक आज जिस प्रकार की एक्सपायरी रही ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में, कल पॉसिबली कैसा हो सकता है। एक बार आप MCX लेके आइए, क्या आई थिंक जादुई परफॉर्मेंस दी इस स्टॉक ने। और मेरे को याद है मैं इससे प्रशांत से बातचीत करता था करीब 4300 के आसपास, और कई बार बात हुई, कई बार उनका नेगेटिव व्यू भी था, बट वहाँ से 1100-1200 रुपये का मूव आ चुका है। अब शिल्पा जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? अब आई थिंक इस पर बाय देना बहुत मुश्किल है, बट वो जो फ्लैग का ब्रेकआउट था, मेरे ख्याल से तारीख थी उसकी करीब 3rd वीक ऑफ जुलाई, उसके टारगेट्स क्या पूरे हो चुके हैं शिल्पा जी? अगर आप ऑप्शन
जी, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें एक अपसाइड है। आप यहाँ पे स्टॉक 5400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 5600 के भी नेक्स्ट टारगेट मिलेंगे। तो ये स्टॉक ऐसा हो गया कि ये आपको एक मूव देता है तो आपको वो 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है, तो उसका जो लो बनता है आप उसमें आपको उसका स्टॉप लॉस लगाना है। तो मुझे लगता है अगर आप कल तक ये 5400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका स्टॉप लॉस जस्ट 5400 के नीचे होना चाहिए, 5380 अराउंड, एंड देन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 5600। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार बैन अपडेट देख लेते हैं। मेरे ख्याल से एक और स्टॉक बैन में ऐड होने की तैयारी हो रही है, वो है चंबल फर्टिलाइज़र। इनफैक्ट 3 स्टॉक बैन में आने की तैयारी हो रही है। चंबल फर्टिलाइज़र 107%, बायोकॉन 104% और बंधन बैंक 99%। 4 स्टॉक ऑलरेडी बैन में है। कल सुबह ये आंकड़ा 7 हिट करने को तैयार है। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्यूरियस केस है ये कि नॉर्मली फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स जब आउट परफॉर्म करते हैं, चंबल उसको लीड करता है। आज चंबल नीचे है और बैन में आने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार चार्ट लेकर आइए जरा चंबल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट, और डे लो पर जाकर ये स्टॉक बंद हो रहा है। क्या ये ट्रैप करने की तैयारी हो रही है यहाँ पर? यू नेवर नो, बट एनीवे। गाबा सर, GNFC आपने पॉजिटिव कहा था, बाकी सारे स्टॉक्स भी पॉजिटिव हैं, चंबल को क्या हो गया आज? साइडवेज जोन पर है करीब 3 महीने से, वो रेंज से बाहर नहीं निकला है और आज एक सरप्राइजिंगली कल अप मूव था लेकिन आज डाउन मूव है। लेकिन लोअर लेवल पे करीब 500 के आसपास सपोर्ट है, शायद वहां से एक बाउंस मिले, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं बनता। चंबल में बेस्ट अवॉइडेड। ट्रेड नहीं बनता। इन्फोसिस, प्रशांत जी आपने पिक किया था ना, एक बार इन्फोसिस का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए अब जरा। और आज सुबह भी बीरू एक ये बात हुई थी, आई थिंक एक व्यू ये भी लिया था कि आईटी में शायद इन्फोसिस अब इसको लीड करे। अच्छा, मानस की कॉल थी, ये मानस की कॉल थी। इन्फोसिस 1975 के टारगेट के साथ इंट्राडे लेकर आइए एक बार जरा उसका, इन्फोसिस का। और बहुत ही शानदार मूव्स इस समय इन्फोसिस में आ रहे हैं, और जिसने कल आईटी शॉर्ट कर दिया वो फंस गया है बुरी तरीके से। मानस, ये क्या ऑल टाइम हाई मतलब 2000 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है इन्फोसिस अब? तो बिल्कुल तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो 2022 के हाईस को स्टॉक ने 3 या 4 दिन पहले ब्रीच किया था। हालांकि एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग में 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक जाने को तैयार नहीं है। तो इस टाइम तो क्लियरली है मेरे ख्याल से। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है तो 2100 रुपए तक के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। आने वाले एक मंथ में आपको वो लेवल 2100 रुपए का लेवल इन्फोसिस दिखा सकता है। और अगर आप ऐसे पोजिशन लेना चाहते हैं तो 1874 का स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। बिल्कुल। इनफैक्ट एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए आप ज़रा। इन्फोसिस ने सिंगल हैंडेडली टुवर्ड्स द एंड उस 25,150 के मार्क को डिफेंड करने में हेल्प की। 10 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस की तरफ से आया, जिसने काफ़ी हद तक नेगेट किया उस रिलायंस के नेगेटिव इम्पैक्ट को। लेकिन क्लियरली इस समय इन्फोसिस में अच्छा मोमेंटम है। बिल्कुल क्लोज अच्छी है, ये क्लोज बिल्कुल अच्छी है, कोई ख़राबी नहीं है क्लोज में। ये मुझे लग रहा है आज थोड़ा टिपिकल ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में रहा मार्केट। सुबह ही उन्होंने इस ग्रिप में ले लिया था उसको और उसके बाद छोड़ा नहीं उसको। और आज जिस तरीके से, लेकिन 3-4 हैवी वेट्स बंद हो रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन जिस तरीके से बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पर बंद हो रहा है, निफ्टी आईटी का जो क्लोज मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा क्लोज है। और मैं ये व्यू लेकर चल रहा हूँ कि कल या फिर मंडे ट्यूसडे तक ऑल टाइम हाई हिट होने के काफ़ी चांसेस है मार्केट में इस समय। जी हाँ, तो वो आखिरी में जो प्रेशर था वो रिलायंस का, वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया इन्फोसिस ने, आईटी ने। एक बार जरा मैं जब ये डिस्कशन चल रहा था तो मैं आईटी के पूरे निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स को खंगाल रहा था, और कोफोर्ज ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया टुवर्ड्स क्लोज। इन्फोसिस का सेटअप नज़र आ रहा है अच्छा, स्ट्रॉन्ग चांसेस है ऑल टाइम हाई काटने के। और तीसरा स्टॉक रखिए, दैट्स LTI माइंट्री एट 6164। रुचित, इसकी प्लेसमेंट एक टिपिकल फ्लैग की है। कल मॉर्निंग में अगर ये 61, 70, 61, 80 के ऊपर चलना शुरू करे तो जो प्रीवियस हाई है करीब 64-42 का, उसके रिविजिट करने के चांसेस कितने नज़र आ रहे हैं आपको? पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट 2 दिनों में हमने देखा कि जहाँ पे दूसरा आईटी स्टॉक्स कंसोलिडेट हुए या छोटे मोटे करेक्शंस आए, ये ऐसा स्टॉक रहा है कि जहाँ पे हमने कोई भी नेगेटिविटी नहीं देखी है। सो आई थिंक रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली है विद इन द सेक्टर। और इस हफ्ते अगर वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स भी स्टॉक में काफी अच्छे हुए प्राइस अप मूव के साथ। सो अगर ऐसा कुछ फॉलो अप मूव कल के सेशन में रहता है तो आई थिंक ये नए ऑल टाइम हाईज काफी जल्दी ये स्टॉक बना देगा।
अच्छा, ये हो गई आईटी की स्कैनिंग। एक बार निफ्टी बैंक की स्कैनिंग भी करते हैं। देखिए निफ्टी बैंक जैसे कि हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि क्लोज ख़राब नहीं है, क्लोज ठीक ठाक है, हाई ट्रेजेक्ट्री के आसपास है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ। एक्सिस बैंक स्टिल ट्रैप्ड विद इन ऑप्शंस रेंज, ये एवरेजेस की रेंज में। बंधन बैंक लोअर लेवल से एक मूव था लेकिन उसके बाद शांत पड़ गया, बैंक ओवर द बैकफुट पे। उसके बाद फेडरल बैंक स्लाइड पुल बैक लेकिन फिर बहुत ठंडी जगह बैठा हुआ है। HDFC बैंक 1645 स्टेबल, ICICI बैंक स्टेबल, IDFC फर्स्ट बैंक स्टेबल, मतलब बिल्कुल फ्लैट। और इंडसइंड बैंक वही केस है यहाँ पर, कोटक महिंद्रा बैंक वही केस है यहाँ पर, PNB वही केस है यहाँ पर। SBI आज सुबह सुबह आई थिंक किसी के ट्रेड्स में शामिल भी था लेकिन ये फिजल आउट हो गया। मानस SBI ट्रैप्ड बिटवीन टू एवरेजेस, आपका 818 आइसोलेशन में SBI पे क्या टेक है इस वक्त? कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन में ये 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो जब तक 830 रुपए के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो 800 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने लगा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की राय 830 रुपए, 825 रुपए, 830 रुपए के ऊपर ही रहेगी। जी हाँ, 830 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी। अभी कोई खास अगर आप देखें मूव नहीं है यहाँ पे। सुबह मानस के साथ हमने डिस्कस किया था IEX, वो ट्रेड भी बहुत शानदार रहा। आज करीब 209.84 पे ऑलमोस्ट 210 की ट्रेजेक्टरी में जाके ये हिट करता हुआ अपने आप को, और ये प्राइस याद रखिएगा IEX में आपको याद दिलाएगा अप्रैल 2022 की, जब इस काउंटर में पहली बार एक बड़े मूव के बाद ब्रेक डाउन आया था। तो आज उस प्राइस को ऑलमोस्ट इसने स्ट्राइक कर दिया। और एक स्टॉक और मैं आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूँगा जो कि एज पे है, कॉर्नर पे है, जिसको शायद कल या फिर अगले नेक्स्ट वीक हम डेफिनेटली अपनी जब हम ट्रेड के बारे में बात कर रहे होंगे उसमें कंसिडर करेंगे। दैट्स आई थिंक टाटा कम्युनिकेशन। शिल्पा जी, इसने ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक का जो पूरा क्लस्टर है उसके हाइस को कितनी बार टच किया? फाइनली कोई ब्रेक थ्रू की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको टाटा कम्युनिकेशन में? जी ऑनेस्टली अभी के लिए आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो लगता है कि हाँ ये शायद 2000 के ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सेफ प्ले करने के लिए आई विल वेट, क्योंकि ये हमेशा ऐसा ही होता है। हमने बहुत बार, जैसा आपने बोला कि बहुत बार ये टच करता है बट इट इज़ देन फिजल आउट्स, और ये यहाँ से इजीली 30-40 पॉइंट्स डाउन साइड आ जाता है। तो अगर किसी को करना है तो आप 1940 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग रहिए, या फिर किसी को फ्रेश लेना है तो वेट थोड़ा कीजिए कि ये 2000 के ऊपर सस्टेन करे, तो ही आप इसमें एकदम देन क्विक अपसाइड टुवर्ड्स 2100, एक 100 पॉइंट का आपको अपसाइड रैली देन बहुत क्विक मिल जाएगा। इट इज़ कंसोलिडेटिंग एंड इट इज़ कंसोलिडेटिंग इन अ गुड वे, लेकिन थोड़ा वेट करना मेरे हिसाब से बेटर है। ओके, थोड़ा वेट करना बेटर है। मीनवाइल 25,155 पर निफ्टी बंद हो रहा है। अगर आपने क्लोजिंग स्ट्रैटेजी मिस कर दी थी तो एक बार रीट्रेड कर रहा हूँ और फिर से बोल रहा हूँ कि लॉन्ग ट्रेड्स को कैरी करने की कोशिश करिए इस मार्केट में। और ये क्लोज अच्छी है, एडवांस डिक्लाइन स्ट्रॉन्ग है, 10 डे को हम डिफेंड कर रहे हैं। आज का लो कल के लो से बेटर है। ये सब वो इंडिकेशन है कि मार्केट कल एक शायद आपको ट्रेंडिंग मूव दे, और कल पॉसिबल है कि मार्केट आपको एक, स्पेशली अगर आज का हाई निकाल दे तो वो मूव दिखाए। और बैंक निफ्टी और निफ्टी IT दोनों मुझे लग रहा है चलने को तैयार है इस समय, तो चांसेस काफ़ी हाई हैं इस समय मार्केट में ऑल टाइम हाई हिट करने के। चलिए अब एक काम करते हैं, वॉल पर चला जाए और ज़रा इस क्लोजिंग को समझा जाए। 25,155 पर निफ्टी बंद हुआ, 44 पॉइंट नीचे। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो सुबह गिफ्ट निफ्टी के क्यूज़ थे उसके हिसाब से तो क्लोज ख़राब है, लेकिन फिर भी निफ्टी IT देखिए आप किस तरीके से निफ्टी IT चला, और करीब करीब 300 पॉइंट की रैली रही यहाँ पर। निफ्टी बैंक ये करीब करीब 70-80 पॉइंट ऊपर था। मिड कैप देखिए आप 1/3% ऊपर, और स्मॉल कैप में तो पूरी 1% की रैली थी। और एडवांस डिक्लाइन भी बहुत मजबूत था, 1400 बढ़ने वाले शेयर, 977 के करीब गिरने वाले शेयर्स इस समय आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाकर अच्छी क्लोज है ये ब्रॉडर मार्केट के लिए। अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए काफ़ी सेक्टर्स थे जो ग्रीन में थे। निफ्टी IT ने ऑब्वियसली लीड किया, PSU बैंक ने आज अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई, उसके अलावा मेटल्स में तेज़ी थी और निफ्टी बैंक भी आउट परफॉर्मर था। नीचे क्या था? CPSE इंडेक्स, इसमें बहुत कुछ डिफेंस स्टॉक्स के गिरने का कारण था। करीब करीब 1.25% नीचे रहा ये इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स 0.5% नीचे था। कैपिटल गुड्स इंडेक्स में 0.5% से ज़्यादा की, इनफैक्ट 2.5% की डिक्लाइन थी। रियल एस्टेट इंडेक्स पूरा का पूरा 1% नीचे इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गया इस समय सेक्टोरल ब्रेथ।
चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेजी कहाँ पर मंदी। देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया आज मार्केट को रिलायंस ने, करीब करीब 1.25% नीचे था ये, 3000 के नीचे बंद हुआ। वो सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट होता हुआ यहाँ पर। सिप्ला, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज, ये भी कुछ और स्टॉक्स जहाँ प्रेशर था। कुछ ऑटो स्टॉक्स में आज प्रेशर था, इनफैक्ट टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इन सब स्टॉक्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर। भारतीय में भी आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी आपको, 1% नीचे था। और लार्सन एंड ट्यूब्रो ऊपर क्या था, सबसे ऊपर टाइटन 3% ऊपर, उसके बाद कुछ आईटी स्टॉक्स एलटीआई माइंट्री, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, यहाँ पर अच्छे मोमेंटम थे टुवर्ड्स द एंड। उसके अलावा एक्सिस बैंक ग्रीन में था, आईटीसी ग्रीन में था, एचडीएफसी बैंक ग्रीन में था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रीन में था। कुल मिलाकर डिसेंट क्लोज मार्केट की, स्पेशली गिवन कि आपका ब्रॉडर मार्केट काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा था। 25,150 पर निफ्टी बंद होता हुआ। वीरू। ओके, तो ये थी आज का क्लोज, ये थी प्राइस परफॉर्मेंस और निफ्टी आईटी ने एक बहुत, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दिया इस रिसेंट क्लोज के लिए। ये आपने क्लोजिंग की समरी को समझा। आइए देखते हैं आज सीधा सौदा की टीम, यतिन और आशीष की टीम ने कॉम्बिनेशंस किया थे और यतिन ट्रेड्स ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। इस क्रम में सबसे पहले टीम आपकी स्क्रीन पर आती है यतिन की, चोला को जो कि ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ आज। सुजलॉन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और वेदांता को आशीष ये यतिन ने पिक किया। स्ट्रॉन्ग मूव मिले 2-2.5% के। कॉस्ट को यहाँ पे आशीष ने पिक किया 7%। पीवीआर ये आज अच्छे मूव के साथ लिंडे इंडिया और डीसीडब्ल्यू को पिक किया गया था, जहाँ पे 7, 3 और 2.5% के स्विंग मिले। तो आज ऑप्शन राइटर्स के बिल्कुल ग्रिप में गया ये बाजार, स्पेशली आधा 1 घंटा। और अनुज और मेरी और आशीष से, नीरज जी से आपकी फिर कल सुबह मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी, सारे समीकरण, संकेत और स्ट्रेटजीज लेकर। तब तक के लिए